You are most well known for the गाजी बाबा encounter. 28 को प्रधानमंत्री महोदय को वापस आना था। गाजी बाबा का प्लान 28 को भी अटैक करने का था और गाजी बाबा की कब्र का जो पहली मिट्टी उसी दिन खुदी। आपको खबर आई होगी कि इंडिया की पार्लियामेंट पे इनकी इतनी मजाल कि इन्होंने वहां पर खुलेआम अटैक कर दिया। He became overnight ओसामा बिन लादेन ऑफ इंडिया। जो ग्रेनेड की बारिश उसने अंदर से की, बाद में हमें पता लगा वो गाजी बाबा है। उस टाइम का कश्मीर कैसा था सर? झेलम नदी, इन पे बने हुए पुलों को उड़ा देना। दूसरा है पुलिस स्टेशन में आग लगा दीजिए। जितनी कन्वाई जम्मू से श्रीनगर आ रही है, सब पे अटैक। हमारे वहां पहुंचने से पहले ही वो बहुत अच्छे से एस्टेब्लिश थे। वेपन, उनकी खुद की इंटेलिजेंस, उनके खुद के ऑपरेशन, उनके खुद की प्लानिंग बढ़िया से एकदम जमी हुई थी। आपको बता दूं, पुलवामा अनंतनाग जननी है आतंकवाद की। जब मैं आपके बारे में पढ़ रहा था, देख रहा था, तो मतलब जितना मैं पढ़ रहा था उतनी मेरी रिस्पेक्ट बढ़ रही थी सर, क्योंकि आपके एक्सपीरियंसेस नॉर्मल नहीं हैं, बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स हैं। आप सर जैसे नॉर्मल ब्यूरोक्रेट्स ऑफिस के पीछे बैठते हैं, आपका वो करियर नहीं रहा है सर। वो तो नहीं रहा है। आपने सर गोलियां दी हैं, गोलियां खाई हैं सर, और आपने बहुत देखा है सर। और ऐसी बहुत सारी बातें मैं जानता हूं सर, जिसके बारे में आप बात नहीं कर सकते। इंटेलिजेंस है, कुछ चीज़ें हैं, वहाँ पर हम नहीं जाएंगे सर। बट पहले सर मैं क्यूरियस हूँ। आई एम योर स्टूडेंट एंड आई वॉन्ट टू लर्न, अंडरस्टैंड, एंड आई वॉन्ट पीपल ऑल्सो टू लर्न एंड अंडरस्टैंड। जहाँ से सर ये कहानी स्टार्ट होती है, आप DIG थे BSF के। यू आर मोस्ट वेल नोन फॉर द गाजी बाबा एनकाउंटर। गाजी बाबा को इंडिया का ओसामा बिन लादेन कहा जाता था फॉर वेरियस रीजन, जो मैं आप ही को सर पूछूंगा बताने के लिए। बट इसका एनकाउंटर सर आपने किया था, और इस पर एक पिक्चर भी बनी, और उसी एनकाउंटर में आपको अवार्ड भी मिले, आपको गोली भी लगी सर। बट सर उससे पहले का जो कॉन्टेक्स्ट है, वो शायद मुझे लगता है आज के यूथ या आज की जनरेशन भूल गई है। उस टाइम का कश्मीर कैसा था सर? जिस एरा की हम बात कर रहे हैं, 1990 से 2000 तक। 2001 में ये अटैक होता है, उसके बाद इसका एनकाउंटर होता है जी। आपने सर उस एरा को ग्राउंड से देखा है। एक्सप्लोजन्स गोइंग ऑफ अराउंड यू, बुलेट्स फायर्ड एवरी डे, जैसे पत्थर फेंके जाते हैं सर। प्लीज़ हमको उस एरा में लेके जाइए, हमको उसकी रियलिटी बताइए, दिखाइए सर, जहाँ तक हम देख सकते हैं आपके शब्दों के थ्रू। और फिर गाजी बाबा के पास। थैंक यू सो मच। एक्चुअली जो हम आज 2025 में बैठे हुए हैं सर, और इस 2025 को हम उस प्रिज्म से देखते हैं जहाँ से हमको 1990 दिखाई देता है। जी। मतलब 3.5 दशाब्दी, 3.5 डिकेड्स सर। बैक वी आर लुकिंग बैक। 89 और 90 में ये चुनौती देश के सामने उभर के आई, और कश्मीर के लिए अदर देन वहाँ की लोकल पुलिस, सीमा सुरक्षा बल को एक लीड फोर्स के तौर पर पिक किया गया था। जैसा कि आपको मालूम है कि BSF का ये प्राइमरी रोल नहीं है जी। BSF जिस ऑब्जेक्टिव के लिए रेज की गई थी, उसका प्राइमरी रोल है पाकिस्तान और बांग्लादेश के खिलाफ, जो इंडिया का लैंड बॉर्डर है, जो जाके करीब 7300 किलोमीटर बनता है, उसको कंट्रोल करना, यानी उसकी सिक्योरिटी को इंश्योर करना। जी। लेकिन इट वाज ए क्लेरियन कॉल। 89 और 90 का जो मंजर था कश्मीर का, वो नॉर्मल नहीं था। हिस्ट्री के स्टूडेंट्स के लिए प्री इन्फॉर्मेशन से ज़्यादा रही होगी कि इसके बैकग्राउंड क्या थे, या वे लोग जो एकेडमिक्स को प्रैक्टिस करते थे। लेकिन नॉर्मल सोल्जर के लिए, हाँ सर, एक नॉर्मल BSF बटालियन, जिसका पूरा फॉर्मेशन इन्फेंट्री बटालियन की लाइन पे ही होता है, और उसमें कुछ एडेड भी है। नॉर्मल इन्फेंट्री बटालियन में 4 सर्विस कंपनी होती है, BSF में 7 सर्विस कंपनी होती है। हमारे टाइम में 6 होता था, तो न्यूमेरिकली लार्जर स्ट्रेंथ होती है। और प्राइमरी रोल से एक सेकेंडरी रोल में जाना और कश्मीर में कदम रखना 1989-90 में, जबकि टोटल अनामितता थी। इट वॉज एब्सोल्यूट एनानिमिटी। बैकग्राउंड नॉलेज नथिंग, कुछ नहीं था। कुछ हो रहा है कश्मीर में, भीड़ भड़क्का, धरना प्रदर्शन, पब्लिक एजिटेशन, उसके बाद लोग किस वजूहात से LOC की तरफ जा रहे हैं,
मुजफ्फराबाद चलो, मुजफ्फराबाद चलो, मुजफ्फराबाद चलो। टाटा 407 भरी जा रही है, गाड़ियों में लोग बैठ रहे हैं और वो एलओसी की तरफ जा रहे हैं, जी, बारामूला जा रहे हैं, कुपवाड़ा जा रहे हैं। ये आपने देखा सर, ये हो रहा है वहाँ। एग्जैक्टली उसके बाद जो डिस्टर्बिंग चीज़ था वो था कि फायरिंग, गोलियां चल रही हैं और इंसिडेंट शुरू हो गए। तो उससे पहले कश्मीर के सिनेरियो में गोलियां चल रही हों किसी ने नहीं देखा था। कश्मीर वॉज ए टूरिस्ट प्लेस, लोग नॉर्मल जैसे आवागमन हमारा था वही था। तो जिस तरह से आम आदमी के लिए परेशानी का सबब था, इसी तरह से सिक्योरिटी फोर्सेज जो वहाँ डिप्लॉय हुई उनके लिए भी परेशानी का सबब था। उनके लिए सब कुछ नया था जी। उनके पास बैकग्राउंड नॉलेज कुछ नहीं था, ऑपरेशनल फाइल एक भी नहीं थी, नॉमिनेटेड टेररिस्ट का कोई डिटेल नहीं था, कैसे असलहा बारूद मॉडस ऑपरेंडी को इस्तेमाल कर रहे हैं इसकी कोई जानकारी नहीं थी। एंड इसकी मदर इन्फॉर्मेशन कहाँ होती? पुलिस स्टेशंस में। पुलिस स्टेशंस वे नॉन फंक्शनल। टेररिस्ट ने सबसे पहले क्या काम किया, और जहाँ कहीं भी इस तरह की सिचुएशन होती है सबसे पहले ऑब्जेक्टिव होता है कि गवर्नमेंट के सिस्टम को क्रिपल कर देना। गवर्नमेंट का एक आर्गन है ना, पूरा तंत्र है जी, जिसको हम लोग कहते हैं तंत्र। इसमें सुरक्षा तंत्र है, पुलिस तंत्र है, इसमें तमाम डिपार्टमेंट्स हैं, हेल्थ है, रोड है, कलवर्ट है, पुल है, पीएचईडी है, इंजीनियरिंग है, ट्रांसपोर्ट है। यू क्रिपल एवरीथिंग। रामबहरा नदी, ससारा नदी, झेलम नदी, इन पे बने हुए पुलों को उड़ा देना। तो सबसे पहले अगर आप पुल उड़ा दिया टेररिस्ट ने तो उससे ट्रांसपोर्ट जा नहीं सकता। सिक्योरिटी फोर्सेस का रिएक्शन बहुत ही स्लो हो जाएगा और उनको पूरा डिटूर करके आना पड़ेगा। उसके लाइन ऑफ कम्युनिकेशन बहुत छोटा। दूसरा है पुलिस स्टेशन में आग लगा दीजिए, तो पुलिस स्टेशन सेफ नहीं है। और लोकल पुलिस की भी इतनी बड़ी चुनौती थी कि देवर सन ऑफ द सॉइल, वो भी उसी इकोसिस्टम से निकले हुए पुलिस कर्मचारी और अधिकारी थे जो कि दिन में तो थाने में हैं लेकिन शाम को उनको अपने घर जाना है, और जो उनका घर कहाँ है उन्हीं गाँव में है। तो एक उनकी चुनौती देखिए कितनी बड़ी चुनौती थी। ऑल इंडिया सर्विस ऑफिसर्स जो पोस्ट होते थे वो अपने सब डिवीज़न हेडक्वार्टर के ऑफिस में बैठते नहीं थे। मेरे टाइम में एक मिस्टर मीना IAS ऑफिसर, वो JNK काडर, उनकी पोस्टिंग शोपियाँ SDM शोपियाँ के तौर पे हुई, और शोपियाँ का उनका ऑफिस और हमाम के साथ बने हुए रेजिडेंस का ताला तक नहीं खोल पाए उस टेन्योर में। वो कहाँ रहते थे? वो हमारे साथ रहते थे। यानी ही वॉज वन आउट ऑफ अस। मूव कैसे करते थे? हम अपनी गाड़ी से शोपियाँ के लिए मूव करते थे तो उसी गाड़ी की एक सीट पर उनको बैठना पड़ता था। उनको अपने स्क्वाड पे कोई भरोसा नहीं था, अपने ड्राइवर पे नहीं था, प्यून पे नहीं था। नॉट बिकॉज ऑफ द पीपल वर अनट्रस्टवर्दी, बिकॉज ऑफ द रीज़न कि पूरा इकोसिस्टम का माहौल ही ऐसा बन गया था। तो हमें तब ये नहीं पता होता था हमाम क्या होता है, वो ऐसा क्या हीटिंग सिस्टम होता है एक भारत सरकार के ऑफिसर के घर में जो कि कश्मीर में पोस्टेड होता है। तो हमने कहा कि हमको सुरेंद्र जी, हमको आपका घर देखना है। क्या सर, हम तो आज तक अपना घर नहीं देख पाए। यानी सिचुएशन ये था कि भारत सरकार के तंत्र को जिन्हें ऑपरेट करना है उनको सबको आप बिठा दीजिए। आतंकवादियों का जो कहर मचा, इंटेलिजेंस ब्यूरो के ऑफिसर्स मारे गए। बड़ी एक इनफेमस घटना है शोपियाँ की, अर्ली 90s की जी। तो जब आप इंटेलिजेंस तंत्र को टारगेट कर रहे हैं, पुलिस स्टेशन को टारगेट कर रहे हैं, हॉस्पिटल्स, डॉक्टर नहीं होते थे, टेररिस्ट इनकाउंटर में मारे जाते थे, तो एज पर CRPC पोस्टमार्टम हैज़ टू बी कंडक्टेड ऑन स्पॉट। PM के लिए मेडिकल ऑफिसर्स नहीं मिलते थे, उनकी बॉडी डिस्पैच का कोई सिस्टम नहीं था। उसके बाद जो सबसे बड़ी चुनौती थी हेल्थ की, हेल्थ मेडिसिन। कश्मीर आमतौर पे आपको पता है कि डॉक्टर्स के लिए या मेडिकल फ्रेटर्निटी का काफ़ी टैलेंटेड ग्राउंड रहा है सर। कश्मीर के लोगों ने बड़ा इसमें कंट्रीब्यूट किया है। जी। तो ऐसी लॉलेसनेस था, ऐसा लॉलेसनेस कि कुछ समझ नहीं आता था कि क्या है। यानी 360 डिग्री अगर आप नज़र दौड़ा रहे हैं, और ये जाड़े का टाइम है जैसा कि दिसंबर है, उजड़े बैरन गिरे हुए पत्ते वाले दरख्त, पेड़, सूखा ड्राई कश्मीर दिखता था। गांव से आप क्रॉस कर रहे हैं, किस पॉइंट पर एम्बुश हो, कहाँ फार आए,
फायर बहुत बार टारगेटेड भी नहीं होता था। बहुत सारे ऐसे फायर होते थे जिनको स्टैंड ऑफ फायर हम कहते हैं, यानी बदकिस्मती है तो गोली लगी, और नहीं तो उन्होंने एक टेरर क्रिएट किया कि इस गांव से आप क्रॉस हो गए तो आपके ऊपर फायर आएगा। आप सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी देखिए कितना ज़्यादा था। तो इस माहौल में पूरा गांव का कार्डन एंड सर्च, चिलचिलाती ठंडी में कार्डन सर्च का अर्थ होता है गांव की घेराबंदी करना और एक एक घर की तलाशी लेना। हमारी पहली कैजुअल्टी हुई, उस कैजुअल्टी में हमको ये नहीं पता था कि ये पार्थिव शरीर इसके घर भेजने का सिस्टम क्या है, क्योंकि मृत्यु की एसओपी कोई नहीं लिखता। सही बात है सर। मृत्यु की एसओपी तो बन जाती है, एक कहते हैं ना कि अंतिम समय आने के बाद तो मोहल्ला, गांव, परिवार, रिश्तेदार भी बाकी डिस्पोजल कर देते हैं, क्योंकि ये परंपरा से हम लोग सीखे हैं, ऐसे ही होता है जी। तो आप एक मिक्स चैलेंजेस की बात मैं कर रहा हूँ। ट्रुप्स जो गई वो कहाँ से गई? बंगाल से गई, त्रिपुरा से गई, उसने राजस्थान से गई, उसमें कश्मीर देखा नहीं था किसी ने, इंक्लूडिंग मी। मैं पहली बार 1994 में गया, मुझे कश्मीर खाली मैप पे पता था कि ये भारत के नक्शे पे कश्मीर है, ऐसा दिखता है। पर कश्मीर कैसा दिखता है वो तो जब आप जम्मू से आगे चलते हैं, हाईवे पकड़ते हैं, और आधा कश्मीर आपको पीर पंजाल क्रॉस करने के बाद दिखता है। और उसका फील भी ये कि आप गाड़ी में बैठे हैं, आपको अपने गंतव्य तक पहुंचना है, पहुंचने के 16 किलोमीटर 18 किलोमीटर के बीच कहाँ एम्बुश आएगा आपको पता नहीं। ओपन है पूरा, कंप्लीट जंगल, पहाड़, पानी, धान की खेती, भरा हुआ वाटर, गांव एक गांव दिख रहा है। गांव में कितनी आबादी है, कितने मोहल्ले हैं, कौन मकदम है, कौन चीफ है, कौन सस्पेक्टेड टेररिस्ट है, कौन किल्ड टेररिस्ट का फैमिली है, कौन सिंपैथाइजर है, कौन सरेंडर टेररिस्ट है, कौन पाकिस्तान ट्रेंड टेररिस्ट है, कौन इंडिया ट्रेंड टेररिस्ट है, कोई डेटा नहीं। लेकिन उन जनरेशन्स ने काम करने के दौरान जो डेटा बनाया, पुलवामा का डेटा मैंने एक डायरी में बनाया था। मैं डेटा बनाने ड्राइंग में बड़ा अच्छा था। ज्योग्राफी वॉज वन ऑफ माई सब्जेक्ट आल्सो इन ग्रेजुएशन। पुलवामा से जब मैं 97 में निकला तो आई हैंडेड ओवर दैट डायरी टू सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस पुलवामा, मिस्टर आलोक को। उस समय मैंने वो डायरी दी थी सर। उनका डीओ लेटर आया 2-3 साल बाद कि आई कैन नॉट डिस्क्राइब द हेल्प रेंडर्ड बाय दिस डायरी टू मी इन द इंटायर टेन्योर। उस डायरी में कोई स्केच नहीं था, कोई आईपैड नहीं था, कोई पाम टॉप नहीं था जिस पे हम बना लें। एक एक गांव की मोहल्ला वाइज डिटेल, ये मलिकपुरा है, डंगरपुरा है, डल्लीपुरा है, ये मुकदमपुरा है, सारे मोहल्लों की डिटेल सर। लगभग कितने मकान, उन मकानों को ट्रैवर्स करने वाले नाले, झेलम बीच में जा रही तो कितने कलवर्ट हैं, कौन सा एरिया कैसा है, कंपोजिशन कैसा है। यानी उस डायरी को देख करके अब रात के 4 बजे भी एरिया का कार्डन लगा सकते हैं। हम ड्राइंग मैनुअली बनाते थे। सर्च पार्टी 16 सर्च पार्टी घुसती थी तो हाथ में कागज नहीं रखते थे जी सर, दिमाग में। वो कैसे, हाथ में दस्ताना पहने आप, हाथ कांप रहा है, सर्दी है, वायरलेस सेट भी है, AK-47 भी है, चश्मा तो मैं तब लगाता नहीं था। तो आपको एक्शन भी करना है, फायर हुआ तो आपको रिएक्शन भी करना है, ट्रूप्स भी बचानी है, और आपको कम्युनिकेशन में भी रहना है। डू यू वॉन्ट टू नो हु यू रियली आर? आप कुछ चीज़ों में एक्सेल क्यों करते हो, आप कुछ चीज़ों में एक्सेल क्यों नहीं कर पाते? दीज थिंग्स आर अनलॉक्ड व्हेन यू अंडरस्टैंड पर्सनैलिटी। साइकोमेट्रिक साइकोलॉजी बहुत एडवांस हो चुकी है। दुनिया का सबसे एडवांस, सबसे वेल रिसर्च पर्सनैलिटी टेस्ट है बिग 5। ये कैसे अफेक्ट करते हैं आपके करियर चॉइसेस को, आपके रिलेशनशिप्स को, आपके वेल्थ ओरिएंटेड डिसीजंस को, एंड एवरीथिंग for free. We have decided to distribute this. We have created the test. The tool is there. The link is in the description. Please go ahead, use it, spread the awareness, become more self-aware. Thank you and all the best. इंडियन आर्मी के वहाँ पर प्रॉपरली एस्टैब्लिश होने से पहले उसकी नींव और उसकी फाउंडेशन, काउंटर इंसर्जेंसी के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर की फाउंडेशन आपके हाथों पे बनी है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। और आपने वो बनाई और उसके बाद वो लेयर पे लेयर पे लेयर पे लेयर होती रही, ग्रो करती रही। एक और चीज़ सर निकल के आती है आपकी बात सुन के कि हमारे वहाँ पहुँचने से पहले ही वो बहुत अच्छे से एस्टैब्लिश थे। वेपन, उनकी खुद की इंटेलिजेंस, उनके खुद के ऑपरेशन, उनके खुद की प्लानिंग बढ़िया से एकदम जमी हुई थी। सर मैं जानना चाहता हूँ कुछ आपके साथ इंसिडेंट्स, जब आप कहते हैं कि वहाँ पर जाके हमने मारा या हमारा एक
जवान मरा और हम उसको लेकर आए, ये कितनी बार हुआ सर इस दौरान? हाउ फ्रीक्वेंट वाज दिस? और क्या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी मेमोरी में जड़ी हुई हैं, अड़ी हुई हैं, जिनको आप कभी भुला नहीं सकते? इन इंसिडेंट्स के बीच में कोई एक या दो? इंडक्शन के तुरंत बाद एक हमारा होता है ना, एक ट्रेनिंग होती है, हैंडिंग टेकिंग ओवर ट्रेनिंग सर। यानी निकलने वाली बटालियन सर। इंडक्ट होने वाली बटालियन को प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देती है 4 हफ्ते। जी। और ये चीज़ तब बड़ा स्ट्रक्चर्ड था, ये ट्रेनिंग 4 हफ्ते की दी जाती थी सर। और इंडक्शन से पहले भी हमारी 6 हफ्ते की ट्रेनिंग होती थी। हम उस लकी जनरेशन के पार्ट हैं सर। या उस साल ऐसा शायद हुआ होगा कि बंगाल से निकलने के बाद जिस एरिया में जाना था, पुलवामा, आपको बता दूं पुलवामा अनंतनाग सर जननी है आतंकवाद की। जी हाँ। यानी सेपरेटिस्ट मूवमेंट और रेडिकल थॉट प्रोसेस और हार्डकोर टेररिस्ट का ब्रीडिंग ग्राउंड है। साउथ कश्मीर का दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट ज़िला है और एक कहावत है कि आतंकवाद शुरू हुआ तो इन्हीं 2 ज़िलों से शुरू हुआ और कभी पोस्टेरिटी में कभी ख़त्म अगर होगा तो यहीं से होगा। अगर यहाँ ख़त्म होगा तो आतंकवाद पर असर पड़ जाएगा। और आज के तारीख में कोई भी आतंकवादी घटना हो और पुलवामा की चर्चा ना हो, ये भी एक बड़ा अजीब सी बात है। पुलवामा इज सो प्रोमिनेंट एंड नोटोरियस मेन रोल प्लेयर। अभी भी आपकी लेटेस्ट जो घटना हुई महीना भर पहले पुलवामा से कनेक्टेड। तो जब इंडक्ट हुए हम लोग, इंडक्ट होने के बाद तो पहला रॉकेट लॉन्चर का अटैक हुआ, वो एक बड़ा अजूबा अनुभव था जिसमें हमारी कोई कैजुअल्टी नहीं हुई। लेकिन इंडक्शन ट्रेनिंग के दौरान एक काफ़ी बड़ा गांव है रत्नीपुरा जी। रत्नीपुरा ब्यूरोक्रेट्स का गांव है। अच्छा। पुलवामा के अच्छे लोग, उस गांव से बड़े अच्छे लोग भी हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, सिविल सर्विस के लोग भी रहे हैं। पैसे वाला गांव है। वो बिल्कुल झेलम नदी के किनारे है और ऐसा बड़ा गांव है कि जिसका कार्डन सर्च आपकी एक ब्रिगेड हो, एक सेक्टर हेडक्वार्टर वगैरह आप कर नहीं सकते, इतना बड़ा गांव है। और गांव भी कई नाले और नदी से बंटा हुआ गांव है। उसका पूरा इंडक्शन प्लान समझ के हम लोग वापस आ रहे थे जी। तो हमें उससे पहले एम्बुश का कोई तजुर्बा नहीं था कि एम्बुश होता कैसे है, यानी आपके ऊपर एम्बुश हो रहा है तो वो कैसे होता है। तब तक एक पहला गांव, वहाँ से निकलते ही एक लजूरा गांव था। अच्छा। लजूरा गांव यही है बिल्कुल कोयल के नीचे। निकलने से मतलब सर आपका जो मैं इमेजिन कर पा रहा हूँ, आप गाड़ी में हैं, हाँ, एक दो और गाड़ी क्रॉस कर रही है, चल रही है रूट पे, ठीक है, और पूरा ग्रोथ है, ठीक है। तब तक मैं देख रहा हूँ अचानक हमारे 1 टन गाड़ी पर तर 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 फायर आना शुरू हुआ। डे टाइम, नाइट भी नहीं था, फायर आ रहा है। फायर आया तो पहला रिएक्शन होता है कि जो सिखलाई है कि आप उस फायर सिचुएशन से आगे या पीछे होइए, जिसको कहते हैं ना एम्बुश सिचुएशन को पहले छोड़िए, क्योंकि कोई वेल स्टेब्लिश जगह से फायर कर रहा है तो सबसे पहले उसके टारगेट एरिया से बाहर होइए। राइट, दैट वी ट्राई टू डू। लेकिन उसके बाद डीबोर्ड होइए, यानी गाड़ी से आपको बाहर आना है। अच्छा रहा कि उस गोली से कोई कैजुअल्टी हमारी नहीं हुई। गाड़ी पर एक आध गोली लगी तो सबसे पहले तो आदमी देखता है कि हम सब सेफ हैं, सेफ हैं। आई कुड सी काला कपड़ा पहने एक टेररिस्ट धान के खेत में भाग रहा है, ओपन पैडी फील्ड था। अच्छा। और वो AK-47 का बैरल पीछे किए हुए है, यानी भाग सामने रहा है, बैरल पीछे करके ट्रिगर दबा रहा है, यानी somebody फॉलोइंग हिम, तो उसके करीब नहीं। अब तब नया जोश था, हम लोग धान के खेत में दौड़ा लिए। अच्छा। दौड़ाते दौड़ाते उसके पीछे फिर, हाँ, लेकिन आगे पॉपुलर के जंगल थे, फिर वो जंगल पकड़ लिया और धान का कीचड़ भरा खेत था, फेंस वायर, बार्ड वायर की फेंसिंग थी, उसमें लिपट के गिर भी गए एक जगह। इस बात का मलाल रहा कि हम नहीं मार पाए इसको, और टेररिस्ट को हम देखे ज़रूर कि ये फायर करते हुए जा रहा है, हुआ कुछ नहीं। बट कहते हैं कि जब ऐसे सिचुएशन में होते हैं ना, तो ऐसी सी घटनाएं आपको टीच करती हैं। सबसे पहले गोली का भय, कि लाइव गोली आती है आपके ऊपर तो उसका क्या एक दहशत होता है। दहशत में आप रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं, और बच गए तो आप आगे के लिए तैयारी कैसे करते हैं। ठीक है, लड़के अंधाधुंध फायर करना शुरू किए जवान। अब मेरे लिए दूसरी चुनौती आ गई कि इनकी गोली से कोई गांव वाला न मर जाए। पता चला टेररिस्ट तो भाग गया और एक बेगुनाह टपक गया। अब वो एक अलग जिम्मेदारी, वो भी नहीं हुआ। वहां से निकल के नेक्स्ट गांव में गए हम। नेक्स्ट गांव में 2 एम्बुश हुआ हमारे ऊपर। पहला एम्बुश हुआ तो हमारा अब रिएक्शन स्टाइल चेंज हो गया। हम ना गाड़ी से कूदे,
न भागे, क्योंकि हमें पता लग गया कि हैरेसिंग फायर है, दूर से कोई हमें चिढ़ाने के लिए कर रहा है, उसको भी पता है अम्बुश करके मार नहीं पाएगा और नज़दीक आएगा तो हम मारेंगे। हमने अवॉइड किया, गांव से क्रॉस करते करते एक जगह और फायर आया, वापस आ गया। जब पुलवामा लौटे तो हमारे आउटगोइंग बटालियन के ऑफिसर मिस्टर पांडे ने बोला कि कैसा रहा आज, अच्छा स्वागत हुआ? हमने कहा आज का एक्सपीरियंस तो बड़ा अजीब था सर। तो बोले कि अच्छी बात है क्योंकि कैजुअल्टी नहीं हुई, लेकिन दिस इज़ हाउ यू हैव टू डील विद पुलवामा। तो ये घटनाएं हमको भी पक्का बना रही थी। ये घटनाएं हमारे जवानों के अंदर से जो गोली का दहशत है वो निकाल रही थी। ये बड़ा ज़रूरी है काम करने के लिए, क्योंकि जवान ग्रुप में काम करते हैं सर। और उन्होंने कभी कश्मीर देखा नहीं था जी। चलिए हुआ। तब तक 6-7 डेज बाद रात को कार्डन सर्च के हम लोग लौटे हुए थे, तो थोड़ा थकावट थी। ये वो भाई सुबह हम नहीं जाएंगे, कोई और टीम जाएगी। ठीक, आपने कहा कैटेगरी ए टेररिस्ट, ये कितने कैटेगरी के होते हैं और कैसे इनको कैटेगराइज किया जाता है? कुल 3 कैटेगरी टेररिस्ट होते हैं जी। ए बी सी। कैटेगरी ए टेररिस्ट, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी। इसको कैटेगराइज करने का पूरा काम है जेएनके पुलिस का। अच्छा। आईजीपी कश्मीर, आईजीपी जम्मू, और इसमें जो उनका सीआईडी है, जो उनका इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट है, और वह इंटेलिजेंस इनपुट उनको आर्मी से भी मिलता है, बीएसएफ से भी मिलता है, सीआरपी, या मैं तब की बात बोल रहा हूँ, आज के तारीख में भी यही सिस्टम होगा। तो ग्राउंड फोर्सेज जो एक ग्राउंड इंटेलिजेंस जनरेट करती है किसी भी टेररिस्ट के वाबस्ता होने का, टेरर एक्टिविटी में उसके इन्वॉल्वमेंट की जो इन्फॉर्मेशन लेके आती है, फॉलोड बाई कुछ टेरर घटना वो करता है, किलिंग करता है, किडनैपिंग करता है, ग्रेनेड थ्रो करता है, मुश करता है, सुसाइड अटैक का पार्ट बनता है, वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में शामिल है। तो ये जो एक प्रोफाइल नीचे से बन के आती है, इसकी एक प्रॉपर डेस्क है होम डिपार्टमेंट जेके पुलिस, वो इसको एनालाइज करते हैं और उसकी ग्रेडिंग उसी हिसाब से करते हैं। जैसे कोई बहुत ही नोटोरियस टेररिस्ट है, वो बड़े सीनियर लेवल पे काम कर रहा है, तो कैटेगरी ए में चला गया। उसके बाद की कैटेगरी बी होती है जो उससे थोड़ी सी माइल्डर कैटेगरी है, और कैटेगरी सी एवरी वांटेड टेररिस्ट, जो कि पुलिस के रडार में वांटेड है, वो पब्लिक डोमेन से बच रहा है, हाइडिंग में है, जंगल पकड़ लिया है, गांव घर में नहीं आता, सारी खबर पता लग जाती थी। तो ये 3 कैटेगरी होती थी हमारे टाइम में। उसके रिवार्ड के सिस्टम भी होते थे, अगर और ये सर्कुलेट होती थी लिस्ट। अच्छा। ये सीक्रेट पेपर होता था जी। जो सारी एजेंसीज को सर्कुलेट होता था। उसमें बहुतों की फ़ोटो होती थी हमारे पास, तो पूरे ऑपरेशन रूम में हम लोग उसके नाम के साथ उसकी फ़ोटो लगा रखे थे। इनकाउंटर मारा जाता था उसको क्रॉस कर देते थे कि ये कम हो गया, इतने तारीख को फलां इनकाउंटर में मारा गया। उसके बाद कैटेगरी ए पे 2 लाख का इनाम था। अच्छा। कैटेगरी बी पे 1 लाख था। कैटेगरी सी पे 50,000 था। ये मैं बता रहा हूँ 20 साल पहले। काफ़ी निश्चित रूप से अब शायद बढ़ गया होगा। वेपन्स पे भी कुछ इंसेंटिव होते थे, और कैटेगराइजेशन का बेसिकली यही मापदंड था। इंटेलिजेंस का ही सर मैं पूछ रहा था। अब आपका इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ भी सर आमना सामना हुआ है, आपने इंटेलिजेंस कहते हैं खुद अपने हाथों से करी है, जो कि बहुत कम लोग करते हैं। लोगों के डेस्क पे इंटेलिजेंस आती है और फिर वो देखते हैं कि क्या करना, बट आपने सर वो सब किया है, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं। उसके बारे में सर हम क्या जान सकते हैं? ये होता कैसे है, ये काम किया कैसे जा सकता है? हम एक हद तक, आप जैसे डिस्क्राइब करते हैं कि कॉर्डन करा, सर्च करा, फायर खुली, कहीं ना कहीं हम रिलेट कर सकते हैं किसी विजुअल के थ्रू, बट ये विजुअलाइज करना बड़ा मुश्किल है। और असली इंटरेस्टिंग चीज़ है तो इन्फॉर्मेशन ही। ये कैसे होता है सर? देखिए, जब मैं 94 में गया तो मुझे ऑपरेशनल इंटेलिजेंस कश्मीर जैसे सिचुएशन में हासिल करने का कोई तजुर्बा नहीं था। अच्छा। उसकी शुरुआत वहाँ से हुई कि जब सबसे पहला इंटरफेस पब्लिक होती है। पब्लिक इंटरफेस में घुसने के बगैर आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। तो कार्डन एंड सर्च एक ऐसा ऑपरेशन होता था कि जिसमें आपको पब्लिक से रूबरू तो होना ही होता था। जी। आप किसी गांव में गए, मान लीजिए आप गांव नमन नाम के एक गांव में गए, ठीक है, तो आपने 3:30-4 o'clock मुनादी पीट दी कि भाई गांव वालों, हम इस गांव में कार्डन सर्च के लिए आए। हमारा यही सिस्टम होता था। मस्जिद से सबसे पहले हम ऐलान करते थे। देखिए, ओपन डोमेन में हम काम करते थे हम लोग, अंडर सरफेस तो करते नहीं थे। लेट एवरी विलेजर नो कि द विलेज इज अंडर सीज, और हम इस गांव में तलाशी लेंगे, गांव के लोग अमुक जगह पे इकट्ठा हो जाएं।
जब इकट्ठा होने की बात होती थी उसमें लेडीज़ एग्जेम्प्टेड होती थी, बूढ़े लोग एग्जेम्प्टेड होते थे, कोई अपाहिज है, कोई फिजिकली चैलेंज्ड है, उसको छुट्टी होती थी। एग्ज़ाम बच्चों का चल रहा है, उनको भी छुट्टी होती थी, उनको उसमें हम शामिल नहीं करते थे। बोर्ड का एग्ज़ाम चल रहा है तो उसमें हमें क्या प्लेजर मिलेगा उसको बिठाने से, बाकी लोग इकट्ठे हो जाएं। और लोगों की भी समझ ऐसी होती थी कि चुपचाप घर से निकले वो आके बैठ जाते थे। ऐसी ही ड्रिल पहले से वहाँ पर स्थापित थी। जब आप एक काम कर रहे होते हो ना तो दो चीज़ होती है, एक तो 1000, 2000, 1500 की भीड़ एक जगह इकट्ठी है, उनके ब्रश का टाइम है, चाय पीने का टाइम है, वो उससे वो महरूम रह रहे हैं, नाश्ता करने नहीं जा पा रहे हैं। पैरेलली तलाशी चलती थी घरों की, तो पूरे गांव की मोहल्ले वाइज हम जिम्मेदारी की पहले लिस्ट बना लेते थे और उसकी सर्च पार्टी चली जाती थी। ज़्यादातर ये होता था 75% केसेस में कि सर्च में उन्हें कुछ नहीं मिला, 10% केस में इनकाउंटर हो गया, 10% केस में कोई सस्पेक्ट मिल गया और कुछ केस में कोई रिकवरी हो गई। तो 75% पे तो कोई भी एक्शन नहीं हो पाता था, लेकिन 25% पे एक्शन होता था। अभी जो 75% है उसको कैसे हम यूज करते तो हम आपको बताएंगे, जो कि बड़ा रिडंडेंट लग रहा है कि ये 75 में तो कुछ है नहीं। तो मैं क्या करता था, पब्लिक से मेरी उर्दू थोड़ी अच्छी थी और कुछ थोड़ा बहुत कश्मीर के कुछ स्लैंग्स, कुछ बोलचाल के शब्द मैंने सीख लिए थे। तो कार्डन और सर से ज़्यादा चुनौती होती थी उस हज़ारों की आवाम को शांतिपूर्वक बिठा के रखना, क्योंकि वो लोग एजिटेट होते थे, मेरे घर में तलाशी चल रही, मैं इधर हूँ, या वो एजिटेट होते थे, मेरे तो ब्लड प्रेशर का दवाई खाने का टाइम हो गया, किसी को शुगर की दवाई खाने का टाइम है। यानी पब्लिक पसंद तो कोई करती नहीं थी। हमको आपको भी कोई बिठा करके बाहर और घर की तलाशी ले तो कोई पसंद नहीं करेगा। तो उनके इमोशनल एग्रेशन को मैं कंटेन करता था। तो मैं कश्मीर की हिस्ट्री, कश्मीरियत, हूण, कुषाण, मंगोल, पूरे उनके जो इन्वेजन हुए, इन्वेजन के बाद कैसे कश्मीर में चेंजेस आए, कन्वर्जन हुए, सुल्तान सिकंदर शाह, बादशाह के टाइम की हिस्ट्री, कुछ कश्मीर की जो एक कल्चरल कनेक्टिविटी, इन सब पे खूब भाषण देता था। अच्छा, मुझे भाषणबाजी का बहुत शौक था और मैं ज़्यादातर उर्दू बोलता था। तो कई बार वो पूछते भी थे आप कहाँ के हैं, एंड आई यूज टू डीपली कनेक्ट द पीपल। बेशक उसमें से 80% मुझे डिसलाइक करें, 80% हमारी बात ना सुनना चाहें, या वो इसलिए सुनना चाहेंगे मैं ज़बरदस्ती सुन रहा हूँ, लेकिन मैं वहाँ अपना इनपुट छोड़ देता था। अब ये मैं गांव-गांव करता था। आप रोज गार्डन सर्च कर रहे हो, कई बार तो दो गांव का करना पड़ता था। तो इतना बड़ा जिला, उस जिले में एक तो आपकी एक फुटप्रिंट आ जाते थे, पब्लिक को पता होता था इस होलिया, इस नाम, इस शक्ल और इस जहन का कोई आदमी है जो बीएसएफ आई है, उसकी बटालियन है, उसमें है। तो पब्लिक का देखिए कि जो पैसिव इन्फॉर्मेशन है, एक तो एक्टिव इन्फॉर्मेशन है जो हम जनरेट करते हैं, पैसिव है जो उल्टी आती है। तो वो आए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में, एसडीएम ऑफिस में आए, अस्पताल आए, उनमें से कोई न कोई आदमी हमको कांटेक्ट करता था। अच्छा, कांटेक्ट करता था तो अगेन ह्यूमन इंटरफेस, उनको अच्छी चाय पिलाना, कहवा पिलाना, बिस्किट खिलाना, लंच टाइम है तो लंच ऑफर करना। और कभी भी मैं बड़ी उत्सुकता नहीं दिखाता था कि मैं बहुत बेताब हूं तुमसे कुछ जानने के लिए। नॉर्मल कर्टसी की, मिली, चले गए, उसी बहाने 2-4 नाम पूछ लिए, पता पूछ लिया, गांव में किधर गली में घर है और आपके गांव में क्या चल रहा है, हॉस्पिटैलिटी। और कुछ तो वो ऐसे ही दे के चले जाते थे, कुछ में इन्वेस्टमेंट हो जाता था। अच्छा। तो ये करते 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 मेरा डिस्ट्रिक्ट में एक बड़ा अच्छा नेटवर्क बना, कि नेटवर्क भी बना और एक बड़ा ग्राउंड ब्रेकिंग केस था जिसमें मेरा ही एक कैट था। फिर उसी कैट की बात कर रहा हूँ। कैट इज एन इन्फॉर्मर। तो सरेंडर टेररिस्ट था हमारे पास। तो एक डिस्ट्रिक्ट कमांडर लेवल का टेररिस्ट था जिसको हमें चुनौती बना हुआ था, और एक खबर थी कि उसके पास शार्प शूटिंग गन 69 है जो कि 1000 मीटर तक मार कर सकती है, 50-500 मीटर तक तो वो निशाना लेके मार लेगी, और उस डिस्ट्रिक्ट में उसी के पास सिर्फ है। और उसके बट के ऊपर अल हिलाल रेड पेंट से लिखा हुआ है। जो लंबी गन होती है उसका जो बट है, क्योंकि एसएसजी राइफल फोल्डिंग नहीं होती, लंबी होती है, उस पर अल हिलाल रेड पेंट से लिखा हुआ है। मेरे इन्फॉर्मर ने इतना बताया। ठीक। और ये बता साहब एक किलर है,
अब बहुत लंबा तगड़ा है और डिस्ट्रिक्ट कमांडर है HM का। तो मेरे मन में आया, मैंने कहा इसको टारगेट करना। तो एक गुलशन बाग, उरबाग, बड़ बाग नाम से 3 छोटे छोटे गांवों का एक ग्रुप बनता है झेलम के किनारे, वहीं के रहने वाला था। ये इन्फॉर्मर कैट नहीं, वो जो टेररिस्ट था कैट उससे करीब 7-8 किलोमीटर दूर गांव का था। अच्छा, तो बाहर से नहीं आया था, यहीं का आदमी था? यहीं का था। ठीक है। मैंने कहा क्या करें? कह रहा सर भरोसा करोगे हमारे पे? मैंने कहा मेरा ये था कि मैं थोड़ा भरोसा भी ज़्यादा करता था। कई बार मैं भरोसे की लिमिट को लेकर मुझे क्रिटिसाइज भी किया गया, लेकिन मेरा भरोसा तोड़ा किसी ने नहीं। ये भी एक बात है। अच्छा। दगाबाजी किसी ने नहीं की, लेकिन लोग कहते थे कि जिस लेवल पे आप ट्रस्ट कर रहे हो उस लेवल पे रिस्क है। उनकी बात भी अपने जगह सही थी। उसने बोला सर मुझको 15 दिन छोड़ दो। हाँ। और मेरे बारे में कुछ पूछना मत, मैं कहाँ हूँ। ठीक है। मैंने अपने सीनियर अफसर को कॉन्फिडेंस में लिया। सर बोले AK-47 लेके जाएगा, तुम्हें ट्रस्ट है? मैंने सर हज़ारों AK-47 कश्मीर में चल रही हैं, एक और बढ़ जाएगी। आर यू श्योर? मैंने कहा हाँ सर। बोले कि अगर ये रोग हो गया तो? मैंने सर पूरा खून खानदान तो इसका फला गांव में है ही है। वो गया, कहाँ गया मुझे नहीं पता, उसने क्या स्टोरी बनाई मुझे नहीं पता। एक दिन वो लाल रंग के पेन से एक पर्ची लिख के किसी के थ्रू मेरे संतरी पोस्ट में फेंकवा दिया। कम्युनिकेशन का टेक्निक देखिए, जो पर्ची फेंकेगा उसका ट्रस्टेड आदमी है। पर्ची फेंक के निकल गया। संतरी ने पर्ची उठाया, उसको कुछ समझ में नहीं आया, उर्दू में पर्ची थी, वो मेरे पास भिजवाया। मैं उसको तर्जुमा कराया, ट्रांसलेट कराया। तो उसने बोला सर मैं उस ग्रुप में घुस गया हूँ, ऑपरेशन कल रात को होगा, पाहू ब्रिज जो पोस्ट है अपनी, आप वहाँ तैयारी के साथ रहना, घर में बताऊँगा, लेकिन रात को मैं चुपके से आऊँगा, साइकिल चला के आऊँगा, साइकिल की घंटी बजाऊँगा, तो आप समझ जाना बंकर से नीचे आना है। इसने ये इन्फॉर्मेशन ये दे रहा है ऑपरेशन कल रात को होगा का मतलब आप कल रात को आके एनकाउंटर कर दो। हाँ, मतलब आप कल तैयारी में रहो। हाँ, कहाँ तैयार होके खड़ा रहो वो भी बता दिया। एग्जैक्ट लोकेशन मैं साइकिल की घंटी से बताऊंगा। एग्जैक्टली। ठीक है। अगले दिन मैंने बुलेट प्रूफ बंकर वगैरह लिया, पूरी तैयारी करके हम पाहू ब्रिज के पोस्ट में जाके बैठ गए। ठीक। ट्रुप्स रेडी अपने अपने गाड़ी में बैठी थी। इतना लग गया कि जहाँ ऑपरेशन होगा इससे कहीं आसपास ही होगा, नहीं तो वो हमको इतनी टाइम यहाँ नहीं बुलाता। साइकिलेबल डिस्टेंस अब से अच्छी एक्साइटमेंट कि ए कैटेगरी टेररिस्ट है, डिस्ट्रिक्ट कमांडर है, हिजबुल मुजाहिदीन का फुली इक्विप्ड है, और उसमें हमारा आदमी डाला हुआ हमने। उस आदमी पे AK-47 है, वो हमको बुलाने आ रहा है। किधर केस जाएगा कुछ नहीं पता। क्या जो हमारा आदमी है वो हमारा रहेगा? क्या सिचुएशन ट्रैप हो गई तो उसमें हमारा आदमी भी ट्रैप हो जाएगा? यानी बहुत सारी चीज़ें। अब ये भी है कि चॉइस, टारगेट हाउस का चॉइस मेरा नहीं है, वो उसका है। उसमें मैं कितना एडवांटेजियस पोजीशन में हूँगा मुझे नहीं पता। करीब 10 साढ़े 10 बजा साइकिल से, और रात को रोड बिल्कुल सुनसान रोड होती है, किसी कोई चलता नहीं था उस समय रात को। और उस झेलम नदी को ट्रिब्यूटरी एक आके चौड़ा नाला लगता था, उसका ससारा नदी नाम था, भी मुझे पता है, नक्शे पर ससारा नदी आपको मिल जाएगी ढूंढेंगे तो। उसी पर ब्रिज को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारी पोस्ट थी, क्योंकि इनका प्लान था ब्रिज को उड़ा देना। अच्छा। तो पूरा जो ओल्ड मुगल रूट का है वो कनेक्शन कट जाएगा। हम लोगों ने ब्रिज पकड़ के रखा था कि हम उड़ाने नहीं देंगे। हम ब्रिज के दोनों एंड पे बैठ गए हम लोग, क्यों कहाँ से उड़ाओगे तुम। घंटी बजी, वो फेरन पहने हुए था, तो मैं बंकर से नीचे आया। बंकर मतलब मोर्चा, 2 फ्लोर का मोर्चा था, मिट्टी का ही बनाया हुआ। ईंट ब्रिक तो मिलता नहीं था, सीमेंट कहाँ मिलता था, सब सैंडबैग, मिट्टी, जाली वाली नेट लगा के हम लोग लोकल जुगाड़ से बनाते थे, लकड़ी का फट्ठा लगा लिए। तो हमें आइडिया लग गया उसके बॉडी शेप से कि यही है। तो मैंने संतरी को बोला कि अपना आदमी है। वो आया तो संतरी भी पहचान गया, क्योंकि ही वॉज वन आउट ऑफ अस। उसने बोला सर यहाँ से जो काकापुरा रोड जा रही ना, अपने पोस्ट से 1 किलोमीटर आगे रोड पे एक अकेला घर है, उस घर में बिठा के मैं उसको आया हूँ। बिठा के मतलब मैं उसके साथ 15 दिन से चल रहा हूँ, टेररिज्म में मैं घुस गया हूँ, मैं उसके साथ गांव-गांव ग्रुप में छुप के चल रहा हूँ, उसको बिठा के आया हूँ।
और कोई कॉन्डिमेंट, कोई मसाला या कोई चीज़ खरीदने के बहाने निकला हूँ। और मैंने अपनी AK-47 वहीं छोड़ दी है, क्योंकि उसने बोला कि अगर तू जा रहा है तो अपना हथियार छोड़ के जा। ठीक है। ट्रस्ट का चक्कर होता है ना उनका भी। कहा सर अब आप ऑपरेट कर लो। उसके पास ऑटोमेटिक ग्रेनेड लॉन्चर भी है। AK-47 में उसने लॉन्चर लगा रखा है, लॉन्चर भी है। SSG नहीं है इतनी टाइम, SSG राइफल उसने कहीं रखी हुई है, बट अभी उस पे और फुली आर्म्ड है। हमने वो लोन घर जो था, वो लोन घर को हम रोज देखते थे, सड़क पे ही था, उसकी बाउंड्री वाल थी। हमने लड़कों से बोला कि पहुंचते ही भाग के पहले बाउंड्री वाल से घर को घेर लेना, बाउंड्री वाल के साथ चिपक जाना, ठीक है, क्योंकि वो फायर करेगा। बाउंड्री वाल पे गाड़ी लगाई हम लोगों ने, उसका एक ही गेट था, मैंने बुलेट प्रूफ बंकर लगाया और ये बंदा हमारे पास। उसके बाद घर के बिल्कुल वाल के साथ लगा के हम चिल्लाना शुरू किए। अच्छा। उसका नाम लिया कि तुम बाहर आ जाओ। हमने घर घेर लिया है, कोई खबर नहीं, साइलेंस। तब तक उसने घर के एक सिविलियन को, एक लेडी या किसी नफ़र को आगे भेजा। तो नफ़र धीरे धीरे आगे आया। उससे हमने पूछा कहाँ है, तो उसने बोला सर अभी सीढ़ी पे बैठ गया है। यानी जो फर्स्ट फ्लोर पे सीढ़ी जाती है उसके मोड़ पे, सीढ़ी जहाँ टर्न होती है वहाँ बैठ गया है। पाउच आउच लेके तैयार है, सिगरेट उगरेट पी रहा है, ऊपर बैठा वेपन लेके। तो इस नफ़र को से हमने कहा कि तुम उसको जाके कम्युनिकेट करो। फिर हमें अनाउंस करना पड़ा मुझे अपना नाम। मैंने कहा मैं फला हूँ। फिर मैंने बोला कि पारी गांव में फला ने सरेंडर किया, उसको हमने नहीं मारा। रोमो के इनकाउंटर में कुद्दा के बाद 2 लोग आए, उसको हमने नहीं मारा। अगर तुम सरेंडर करोगे तो हम गारंटी देते हैं तुम्हारी लाइफ हम बख्श देंगे, हम तुम्हें किल नहीं करेंगे। ये मैसेज आपने भेजा? ये मैसेज हमने भेजा। ठीक है। वो गया और फिर वापस आया। वो कह रहा है सर हम सरेंडर नहीं करेंगे, हम लड़ेंगे। ठीक है, हमने फिर पेशेंस रखा। लड़कों ने बड़ा जोश दिखाया। अब मैं अपने आदमी से पूछा करना क्या है बताओ, तुम क्या चाहते हो? जो कैट है अपना कैट। तो थोड़ा सोचा, कहा कोशिश करो सर जिंदा बच जाए। कह रहा मैं तो अब अंदर जा नहीं पाऊंगा क्योंकि मुझे मार देगा वो। मैं तुम जो बोल रहे हो वही करेंगे। हमने फिर मशक्क़त करी। करते 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 हमने बहुत टाइम लिया, क्योंकि हम बिल्कुल सेफ घेर के बैठे हुए थे। हमको पता था कि ऑटोमेटिक ग्रेनेड लॉन्चर भी फायर करेगा, हमारी कोई खास नुकसान नहीं होगा। उसने बोला ठीक है मैं बाहर आ रहा हूँ, लेकिन मेरे आगे जो है फैमिली के लोगों की शील्ड रहेगी। तो हमने बोला शील्ड ले लो तुम, हम फायर नहीं करेंगे, हम पूरा आपको वादा देते हैं। फिर उसने वेपन अंदर ही छोड़ा और करीब 12 साढ़े 12 बजे रात को, पता नहीं उसके दिमाग में क्या आया, फिर उधर से खबर भेजा कि जो मेरा आदमी था उसको अंदर भेजिए। हमने कहा हम उसको अंदर नहीं भेजेंगे। फिर हाथ ऊपर करते और शील्ड बनाते हुए धीरे धीरे वो अपने घर के चौखट से बाहर हुआ और थोड़ा कोर्ट यार्ड था करीब 10-15 मीटर का, वॉक करते हुए गेट पे आया। लड़के बिल्कुल रेडी थे, अब फायर करेंगे, अब मार देंगे। हमने कहा भैया होल्ड योर गन्स। उसके बाद हम लोगों ने उसे ओवर पावर किया, तलाशी ली तो पूरे वेपन उसके निकाले। अब वहाँ से सिलसिला शुरू हुआ। मैंने कहा भाई तुम्हारी तो वो पेंट से लिखी हुई SSG राइफल चाहिए मुझको। इंट्रोगेशन हम लोगों ने रात को शुरू किया। उसने बोला सर पारी गांव में है। रातों रात हम लोग गए पारी गांव से, उसको रिकवर किए। उसके बाद मिट्टी के अंदर होल करके दबा रखा था AK-47 और भी, यानी उससे बड़ी हिस्टोरिकल रिकवरी हुई थी हमारी। 3-4 दिन बाद इतना मैंने फ्रेंडली उसको कर लिया कि जिस कमरे में मैं सोता था, मैं सर्दी का मौसम था, मैं रज़ाई वज़ाई डाल लिया, साइड में बिठा लेता था। मैंने कहा तू चाय पीता रह यार, दिमाग मत खा, तुम बोलता रहो। मैं बैठा रहता तो टीवी ऑन कर दिया, वो भी बैठा हुआ बात करता है। यंग थे, ताकत थी, पता था उठ खड़ा भी होगा तो हम तो पूछ लेंगे। तो पूरे पूरे दिन उस पर लगाते थे, वर्कआउट करना, इन्फॉर्मेशन लेना, बैकग्राउंड लेना। लास्ट में हम लोगों ने उसको ज्वाइंट इंट्रोगेशन सेंटर में डाला, लेकिन बहुत लंबे टाइम तक हमने उस पर ऑपरेशन वर्कआउट किया और बड़ी हिस्टोरिकल रिकवरी करी। उसके बाद वहाँ के म्यूज़ियम में वो राइफ़ल रखी हुई थी, उस पर टैग लगा था, पेंट लिखी हुई अल हिलाल राइफ़ल। उस टैग पे लिखा था कि दिस वेपन वाज रिकवर्ड बाय सच एंड सच डेट। बहुत साल तक कभी कभार मैं म्यूज़ियम में जाता था तो लोग कहते थे यार एक ही SSG है रिकवर की हुई। मैंने कहा भाई वो मैंने की है। बाद में तो अब
मतलब अपने तरीके से पुलिस ने जिसको देना होगा दे दिया होगा, डिस्पोज कर दिया होगा। तो वो एक जो ब्रांड है ना कि आप लोकल, अभी तो खबर मैंने पता भी करी लेटेस्ट, हाँ। तो बोले साहब वो तो लकड़ी बिजनेस कर रहा है, वो छूट गया ना बाद में। अच्छा। ये लोग तो 2-4 साल बाद छूट छाट जाते थे, तो अभी अब मेन फोल्ड होल्ड में आ गया। अब क्या Mainstream कर में। रहा होगा मेरा कोई ट्रेस नहीं है, हाँ। बट वो हमारा आदमी कहता है सर कि इसने फिर उसके जान बचाने को इसने एक्सप्लॉइट किया बाद में, जब ये मेन फोल्ड में आया तो फिर इसने फिर इन लोगों में क्या है, बड़ा जल्दी समझौता भी हो जाता है कि तुम्हारा जान तो नहीं लिया ना, तुम परिवार के लिए जिंदा तो हो, तो हम तुम्हारे खैर ख्वाह थे, हमारे दुश्मन नहीं थे। अच्छा, जो दूसरा- अपना हमारा जो कैट था वो इसका जी, फिर वो तो अभी भी सर्विस में है। अच्छा। दूसरा, कैट की भी पोटेंशियल उनको पता था। हाँ। उनको मालूम था कि अगर इसके साथ कुछ किए और ये बच गया तो छोड़ेगा किसी को नहीं। ये भी बात है, मतलब कैट भी कितना खतरनाक है ये अपोनेंट को पता होना चाहिए कि अगर ये बच गया, अगर मारा गया तब तो कोई बात नहीं, ये बच गया तो ये खोज के बदला लेगा, मारेगा जरूर। जिस लेवल पे आपने इनका इंफ्रास्ट्रक्चर बाहर निकाल के डिसमेंटल किया है, आपको कभी ये नहीं लगा कि मैं इनका अच्छा खासा दुश्मन बन गया हूँ, इतनी मेहनत से बनाए हुए मॉड्यूल जैसे निकाल के उड़ा रहा हूँ, तो किसी दिन मेरे को ही मारेगा कोई, या कोई ISI वाला मुझे भी तो देख रहा होगा। देखिए वो ट्रैक तो करते हैं, बट इन मॉड्यूल से कभी डर वर नहीं लगा मुझे, अच्छा। कभी डर नहीं ये लगा। छोटे मोटे फुट सोल्जर। ये बिल्कुल फुट सोल्जर थे। इनकाउंटर में कोई फंस गए तो फंस गए, लेकिन इनको पकड़ने के बाद इनसे बातचीत और इंट्रोगेशन के दौरान एक्चुअली पता लगता था कि ये सब बेदम के हैं, ये सब फुट सोल्जर हैं, ये किसी एक पैसे और किसी एक मकसद के लिए अपना काम करते हैं। यूज एंड थ्रो ये भी हैं टेरर ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और इतने कोई ड्रेडेड नहीं थे। हाँ, ऐसे कोई ड्रेडेड नहीं थे जिनसे कभी डर लगा हो। बाद में कई बार कोर्ट केस में मैं इजलास में भी जाता था, कोर्ट ट्रायल के दौरान भी गया, तब थोड़ा लगता था कि यार ये खाली है, अब तो कोई गार्ड भी नहीं अंदर, हम अकेले अंदर जा रहे हैं, तो थोड़ा कभी फीलिंग आती थी हल्का सा। इनसे तो खैर सर क्या आप बहुत बड़े अफसर हैं, इनके सामने इनसे क्या डरना है, बट जिस लेवल पे आप डिसमेंटल कर रहे थे, हाँ वो तो है। बट इनके ऊपर के जो लेवल, ऊपर का टॉप का इनका लेवल जाता तो पाकिस्तानी जी है। जी जी, तो किया उन्होंने, ट्राई किया उन्होंने। 2000 में तो उड़ा ही दिया था हमारा, सन 2000 के दिसंबर में नौहट्टा का मेरा पूरा रेजिडेंस उड़ा दिया था आईडी से। मेरा कपड़ा अभी जल गया था, वो इंडियन पैटर्न का वॉशरूम उड़ करके पांदान चला गया। आप थे टारगेट? मैं टारगेट था, मेरा ही ब्लॉक जल उड़ा पूरा कंप्लीट, वो ब्लॉक ही उड़ गया फर्स्ट फ्लोर का। आईडी लगा के एक बार्बर की दुकान में जैश मोहम्मद ने रखा था, पूरा ब्लो कर गया। लकीली मैं इसलिए बच गया कि मैं उस समय अपने टैक्टिकल हेडक्वार्टर जो 4 किलोमीटर दूर था, वहाँ सीओ से मिलने आ गया था। तो कील ठोक करके हम लोगों ने पार्ट को अलग कर दिया, आग लग गई थी, पूरे बिल्डिंग को रेस्क्यू करना पड़ा। फिर उसमें हम दोबारा रहे, और मेरा कमरा क्या, नीचे सैंडबैग से घेर के एक बंकर बना दिया, उसमें चारपाई डाल के रहता था नोटा चौराहे पर। नोटा चौराहा आज आप देखेंगे तो आप सोच नहीं सकते कि यहाँ इस सड़क के एक 12x12 के पोर्शन में सैंडबैग लगा के हम रहे हैं, क्योंकि मेरा पार्टी उड़ गया था, मैं कहाँ जाऊँगा, जवानों के बैरक में जा नहीं सकता। मैंने कहा नीचे बाहर ही बना दो, तो मैं ही पहला संतरी था अपने हेडक्वार्टर का। अच्छा। हाँ, संतरी तो अपने मोर्चे में था, मैं रहता था। यानी कोई रैम करके भी गाड़ी चढ़ाए ना तो चढ़ा के जा सकता है, किया उन्होंने। दे टारगेटेड माई कंपनी हेडक्वार्टर। जनरली ये होता नहीं है। They wanted दिसंबर, you, हाँ, दिसंबर 2000 की बात है। अच्छा एक ही बार सीज फायर हुआ था रमजान के टाइम में, जी। दिसंबर 2000, एग्जैक्टली आज से 25 साल पहले की घटना। हाँ हाँ, व्हेन दे हैड टारगेटेड। हम दिसंबर में हैं, हम लोग। दिसंबर में हम। ये घटना हो चुकी है, उसका न्यूज़ क्लिपिंग भी मेरे पास है। जैश ने क्लेम भी किया था। अच्छा, जैश ने क्लेम किया कि था। हमने कराया ये और कराया। आपके नाम के साथ? नहीं, नाम तो नहीं डाला था, बट ये घटना हमने की। सर आपने जब जितना भी बताया है, एक तो ये मतलब इंटरेस्टिंग बियॉन्ड वर्ड्स, क्योंकि मैं आपके साथ था वहाँ, जितना मेरी इमेजिनेशन लेके जा पाई, और आपके वर्ड्स का भी बहुत सपोर्ट रहा। आपने बड़े मतलब यू हैव गिवन मी इनसाइट, अ लुक इनसाइड इट विच आई हैव नेवर experienced frankly, so I'm very thankful for it, but my appetite is not satisfied. सर मैं मजबूर हूँ सर एक पूछने में आपसे, और ये कि अब 2000 तक हम आ गए सर, आपका हमको आगे समझ, हमको कुछ हद तक टेन्योर 1994 में आप इंटेलिजेंस कैसे गैदर करते थे, आपने ग्रेनेड मॉड्यूल कैसे डिसमेंटल करे, इनकाउंटर कैसे हुए वगैरह वगैरह, क्या माहौल था। अब सर 2001 में आप कहीं बैठे होंगे और आपको खबर आई होगी कि इंडिया की पार्लियामेंट पे दिल्ली में इनकी इतनी मजाल कि इन्होंने वहाँ पर खुलेआम अटैक कर दिया और 240 MP अंदर।
आप पे सर क्या बीती, वो क्या माहौल था और वो क्या मोमेंट था जब आपको ये पता चला कि ये कर रहे हैं, ये हुआ है? 2001 दिसंबर वो साल है कि जब हमारी 63 बटालियन थी वहाँ पर डिप्लॉयड। सर डल गेट पे था मैं, ममता होटल डल गेट में। सर कोई ऑपरेशन करके हम लोग लौटे थे सुबह के टाइम में, ओके, बैठे हुए थे और उसी समय अचानक टीवी पे ये ब्रेकिंग न्यूज़ शुरू हुआ पार्लियामेंट अटैक का। तो कुछ देर तक तो हम उसको मेस में बैठे थे, उस टीवी के पे अटैक को देख रहे थे और कुछ देर तक वो विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि ऐसा कभी जहन में आया नहीं कि पार्लियामेंट विल बी अंडर अटैक और इसकी कड़ी कश्मीर से जुड़ेगी, ये भी तब अंदाज़ा नहीं था। दिल्ली में हुआ, बट दिल्ली में इतनी बड़ी घटना हुई, उसको देख करके ये लगा कि एक दिल्ली है जहाँ इतनी बड़ी घटना हुई है और एक कश्मीर है जहाँ हम बैठे हुए हैं। हाँ। फिर जैसे जैसे डेवलप हुआ, 1 दिन 2 दिन 4 दिन, दिल्ली पुलिस ने केस इन्वेस्टिगेशन शुरू किया, पकड़े गए जो लोग थे उनका इंट्रोगेशन शुरू हुआ, मोबाइल फ़ोन जो जब्त हुए, ऐसे ही सैटेलाइट फ़ोन जो डिटेल्स निकली, सैटेलाइट फ़ोन गाजी बाबा का निकला जिससे ये सुसाइडर्स बात कर रहे थे। बाद में एक पिक्चर उभर के 15 दिन के अंदर आई कि भाई देयर इज़ ए पाकिस्तानी टेररिस्ट जो कि जैश मोहम्मद को इंडियन सॉइल पर हेड कर रहा है। वो सारे इस अटैक को उसी ने आर्किटेक्ट किया है दिल्ली के अंदर, उसी ने सुसाइडर भेजे हैं, लॉजिस्टिक्स उसी ने सप्लाई किया है, एक्सप्लोसिव मॉडिफाइड एम्बेसडर कार, मोबाइल फ़ोन एंड कंप्लीट लॉजिस्टिक्स इन पटेल चेस्ट एरिया नॉर्थ कैंपस दिल्ली यूनिवर्सिटी। और ये इस ग्रुप ने अटैक किया है, उसमें गिरफ्तारियां भी हुई और फिर लास्ट में जेके पुलिस ने एक जो कैटेगराइजेशन टेररिस्ट का डिटेल निकाला, उसमें इसका नाम फिगर कर गया। नाउ ही इज द मास्टरमाइंड, गाजी बाबा इज द मास्टरमाइंड ऑफ दिस 2001 पार्लियामेंट अटैक। एग्जैक्टली, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर एज डिक्लेयर्ड बाय कोर्ट ऑफ लॉ, पोटा कोर्ट, ओके, हेडेड बाय जस्टिस एस एन धेंगड़ा, ट्रायल कोर्ट, जिसके वर्डिक्ट में ये शामिल था कि भाई तारिक भाई, गाजी बाबा इज द मेन कॉन्स्पिरेटर, तारिक भाई इज एसोसिएट, बोथ आर पाकिस्तानीज, और दोनों ने जैश मोहम्मद के कहने पे मौलाना मसूद अजहर के डायरेक्शन में ये कांड दिल्ली में किया। वो ही बिकेम ओवरनाइट ओसामा बिन लादेन ऑफ इंडिया। ओसामा बिन लादेन ऑफ इंडिया जी। क्योंकि 3 घटना देखिए एक रो में होती है। 1 अक्टूबर 2001 को JNK असेंबली अटैक होता है, अगेन गाजी बाबा डिड इट। 1 अक्टूबर के बाद 9/11 आने में आपको मुश्किल से 39 डेज और लगते हैं। 9/11 होता उसी साल, और 9/11 के बाद और JK असेंबली अटैक के 72 दिन बाद 13 दिसंबर 2001 पार्लियामेंट अटैक होता है। तो आप ये कह सकते हैं अक्टूबर, नवंबर और 13 दिसंबर 73 डेज के अंदर वर्ल्ड की 3 बहुत बड़ी घटना होती है। करेक्ट। 9/11 भी शामिल है, अलकायदा, और सेम ग्रुप इंटरकनेक्टेड है, मौलाना मसूद अजहर, जैश मोहम्मद, अलकायदा, सैयद मोहम्मद उमर शेख, एंटायर कनेक्टिविटी इज द सेम। तो उधर से ओसामा बिन लादेन becomes द इंटरनेशनल क्रिमिनल बाय USA, डिक्लेयर्ड बाय USA। उनका एनिमी नंबर 1 वो, और हमारा एनिमी नंबर 1 गाजी बाबा। दोनों का एरा सेम है, टाइम सेम है। अब हम लोग तो रूटीन ऑपरेशन में बिजी थे। कश्मीर में उसके क्लू का कोई बहुत ज़्यादा हमको क्लू उसके बारे में मिला नहीं जी। क्योंकि जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन उनके पास थी, और इन्फॉर्मेशन का जो भी क्लू था दिल्ली पुलिस, JK पुलिस आपस में मिलके उसको फॉलोअप कर रही थी। डेफिनेटली क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन बाकियों को शेयर नहीं होता था, क्योंकि जो एजेंसी कर रही है सोचती भाई हम करें, अच्छी बात है। लेकिन हमको नहीं पता था कि एक टाइम आएगा कि ये अपना हेडक्वार्टर हमारे एरिया में ही बना लेगा गाजी बाबा, यानी नूरबाग एरिया में। लास्ट में इनकाउंटर से पहले तो हेडक्वार्टर वहीं बना लिया। तो जो हमें मालूमात हुई वो दिल्ली स्पेशल सेल दिल्ली पुलिस ने हेप्टर रैकी वगैरह भी उस एरिया में किया था कि ज़कूरा गंदरबल जो नॉर्थ कश्मीर का एरिया है श्रीनगर का, उसको रैकी किया, त्राल एरिया का रैकी किया। लेकिन मुझे तो गाजी बाबा के प्रोफाइल से ये पता था कि ये तो गुरिल्ला वारफेयर का मास्टर है। ये कोई ऐसे कहीं बैठा हुआ नहीं मिल जाएगा जहाँ आप रैकी करके और ह्यूमनली जाके पकड़ लेंगे। गाजी बाबा ने 2002 में और 3 में श्रीनगर सिटी में एक्टिविटी बहुत बढ़ा दिया था। अच्छा। बहुत ज़्यादा, जिसमें ह्यूमन किलिंग्स, सुसाइड अटैक्स
बहुत बढ़ गए थे। और इसका 2002 में एक बार क्लू मिला। 2002 में एसपी ऑपरेशन ने, जेके पुलिस एसपी ऑपरेशन को कोई उनका ह्यूमन रिसोर्स ने उनको इन्फॉर्म किया कि गंदरबल के इस एरिया में इसका हाइड आउट है और उसका जो फुट सोल्जर है वो उनका कहीं से उन्होंने उसको ब्रेक किया और उन्होंने प्लानिंग बनाई कि हम उसको ऑपरेट करेंगे। ऑपरेट करने के लिए उनको रेगुलर बीएसएफ बटालियन चाहिए थी, क्योंकि रॉकेट लॉन्चर और हमारे पास ऑटोमेटिक ग्रेनेड लॉन्चर दोनों आ चुके थे और रूरल एरिया में ऑपरेट करना था, तो निश्चित रूप से कार्डन एरिया बड़ा लगता जिसमें बीएसएफ सक्षम थी। वह ऑपरेशन की प्रिपेयरनेस हमारे सामने हुई, हमारे हेडक्वार्टर में तैयारी चली, उसका हम पार्ट थे जी। लेकिन जस्ट बिफोर लॉन्चिंग द ऑपरेशन वो ऑपरेशन विड्रॉ हो गया। अच्छा, विड्रॉ हुआ, इसका वजह तो करेक्ट एसपी साहब को ही पता है। हमको जो पता लगा वो ये कि फिर इंटेलिजेंस ब्यूरो के थ्रू भी कुछ क्लू हमको मिल रहा था कि नूरबाग के एरिया में शायद कुछ उसका कन्वर्सेशन पाया गया है। कन्वर्सेशन तब मोबाइल तो होता नहीं था, जो था वायरलेस सेट के थ्रू था। तो ये छोटे मोटे हिंट थे, लेकिन ये हिंट इतने फोकस्ड नहीं थे कि उसको क्लियरली हम वी कुड नेल द कॉफिन। राइट, ये है बात 2002 लास्ट 2003 अर्ली की जी। बट मुझे लगता है कि प्राइम मिनिस्टर महोदय का जो प्लान्ड विजिट कश्मीर में हुआ 2003 में, दैट वाज द टाइम इंटरनेशनली लैंडमार्क टाइम, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया दोनों लीडरशिप अपने डायलॉग में उस समय इंगेज हो गई थी। आगरा समिट फॉलोड बाय इनफॉर्मल टॉक बिटवीन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड जनरल मुशर्रफ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। तो ये इंटरनेशनली डिप्लोमेटिकली भारत और पाकिस्तान कहीं न कहीं आपस में बातचीत में इंगेज्ड थे उस फेज में, डिस्पाइट द फैक्ट कि अटैक्स हो चुके थे, पार्लियामेंट अटैक हो चुका था। और शांति की बहाली या अमन का एक पैगाम देने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री महोदय ने 27 अगस्त 2003 को यह एक ऐलान किया कि हम कश्मीर आएंगे। यह ऐलान, मुझे लगता है इस ऐलान ने गाजी बाबा को फर्दर मोटिवेट किया कि ये वो मौका है कि इस मौके को वो कश्मीर इशू को हाईलाइट करने के लिए यूटिलाइज कर सकता है। फिजिकली तो पीएम के कारकेड को कोई अटैक कर देगा, पॉसिबल नहीं था, लेकिन उनके उपस्थिति में भी अगर कोई सेंसेशनल अटैक कर दे तो ये एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल न्यूज़ बनेगा, जो कि उसने कोशिश की और किया भी। तो जब यह ऐलान हुआ तो ये चैलेंज थ्रो किया गया बीएसएफ को कि श्रीनगर सिटी का जो विजिट है ये आपको ही सुदृढ़ करना है, आप ही को इंश्योर करना है। बीएसएफ ने इस चुनौती को लिया, क्योंकि बीएसएफ डाउनटाउन की कीड़ा थी। कीड़ा बोले तो कोई गली कोचा मोहल्ला पुल, कोई दरगाह, कोई रास्ता, कोई नाला, कोई नदी, कोई झेलम, कोई उसका घाट, कोई पुलिया, कोई मकान ऐसा था ही नहीं जिसकी मालूमात बीएसएफ के पास ना हो। उस एरिया के डिप्लॉयड फोर्स को तो एक चीज़ पता है। उनको बाई रोड आना था प्रधानमंत्री महोदय को एयरपोर्ट पे 27 अगस्त को, और बाई रोड उनको पहुंचना था शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर डल गेट, जो कि रास्ता पूरा डाउनटाउन होकर ही आता था। यानी अगर आप एयरपोर्ट श्रीनगर से वेन्यू पे आएंगे बाई रोड तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट डाउनटाउन क्रॉस करना ही पड़ेगा। और डाउनटाउन क्रॉस करने का मतलब है कि हॉट बेड ऑफ एक्टिव टेररिज्म एरिया से आप ट्रेवर्स करके जा रहे हैं। बीएसएफ ने पूरे पाइलेंस बिल्डिंग्स को फिजिकली कवर किया और ये इंश्योर किया कि किसी भी आउटलेट इनलेट कहीं से कोई अटैक ना आए। और बीएसएफ वाज सक्सेसफुल इन डूइंग दैट। राइट फ्रॉम एयरपोर्ट टू वेन्यू देयर वाज नॉट ए सिंगल इंसिडेंट अगेंस्ट द कारकेड ऑफ प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर महोदय सेफली वेन्यू पे पहुंचे, लेकिन वेन्यू पे जब वो पहुंच चुके और अपने फॉर्मल प्रोग्राम में बिजी हुए, उस दौरान दो बड़ी घटनाएं हुई। घटनाएं पहली तो हुई बटमालू बस अड्डे पे बीएसएफ पेट्रोल पे अटैक हुआ, क्योंकि जो रोड ओपनिंग पार्टी पीएम के जाने के बाद विड्रॉ हो गई। विड्रॉ होनी ही है, क्योंकि जब वो सेफली चले गए तो सड़क पे जो लोग विड्रॉ थे उनको अपने वापस पोजीशन में जाना था, दोबारा लगना था। इस गैप में टेररिस्ट का एक ग्रुप बटमालू बस अड्डे में बीएसएफ पेट्रोल पर अटैक किया। दे किल 2 जवान्स। जब उन्होंने घटना करी तो पीएम ऑलरेडी श्रीनगर के अंदर थे। फॉलोड बाय सुसाइड अटैक बाय जैश ए मोहम्मद
अंडर गाइडेंस ऑफ गाजी बाबा ऑन ग्रीनवे होटल लाल चौक। लाल चौक वेन्यू के इतना करीब है कि पूरी रात गन शॉट्स सुनाई दिया होगा हमारे नेतृत्व को। पूरी रात इनकाउंटर चला। मॉर्निंग में बीएसएफ ने फ्लैश आउट किया टेररिस्ट को, 2 जवान शहीद हुए, 5 या 6 टेररिस्ट मारे गए, पूरी बिल्डिंग जल गई। 28 को प्रधानमंत्री महोदय को वापस आना था दिल्ली। गाजी बाबा का प्लान 28 को भी अटैक करने का था, और 28 को अटैक करने के लिए उसने जिस पाकिस्तानी अंसार भाई, फैसलाबाद पंजाब पाकिस्तान, जैश का डिप्टी चीफ को असाइन किया था, वह अनफॉर्चुनेटली हमारी पेट्रोल पार्टी ने उसको जिंदा पकड़ लिया। अच्छा। वो कैसे पकड़ा कि 28 को प्रधानमंत्री महोदय का कारकेट वापस गया, उसके बाद उनका फ्लाइट दिल्ली के लिए उड़ गया, लेकिन 27 के रात को शहीद हुए जवानों के पार्थिव शरीर को मैंने 28 को भेजना था। जी हाँ। उसकी फॉर्मेलिटी के लिए हम लोग एयरपोर्ट गए थे, और उसको एक तरह से इज्जत बख्शने के लिए जो लास्ट रीत सेरेमनी होती है उसमें हिस्सा लेने के लिए वहाँ से मैं लौट रहा था 28 तारीख। पीएम इन प्रोसेस ऑफ गोइंग टू दिल्ली, यू आर जस्ट 27 के रात की कैजुअलिटी को उनके घर भेजना था। ठीक। और उस फॉर्मेलिटी से हम लौट रहे थे, एक ब्लास्ट किया मेडिकल कॉलेज के पास जैश ने। उस ब्लास्ट में खाली क्रेटर हुआ, कोई नुकसान नहीं हुआ बरारी चौक पे। दूसरा, ये जो सुसाइडर था, ये नवा कदल के गली से निकल के ज्यों ही मेन आर्टियरी पे पहुंचता कि बीएसएफ की पेट्रोल पार्टिंग जो ऑलरेडी उस एरिया में थी, इससे बाई चांस एक पॉइंट पे टकरा गई, और जवानों ने उसे थोड़ा एग्रेसिव पोस्चर करके पकड़ लिया। वो कुछ कर नहीं पाया। पकड़ा तो पकड़ने के पहले तक इन्हें नहीं पता लगा कि पाकिस्तानी है, लेकिन पकड़ने के बाद जब उसकी शर्ट को ऊपर किया तो कंप्लीट पाउच बंधा हुआ, 6 मैगजीन, प्राइम ग्रेनेड्स, एक ट्राउज़र के साइड को उठाया तो उसमें नीकैप के अंदर पिस्टल, दूसरे के अंदर वायरलेस सेट, जो बाइसिकल थी उसके कैरियर के पीछे एक झोला जिसके अंदर AK-47 राइफल, फुली आर्म्ड टू अटैक, टू मेक सेंसेशनल अटैक न्यूज ऑन 28 अगस्त 2003, जबकि प्रधानमंत्री महोदय श्रीनगर से दिल्ली के लिए आ रहे थे। तो वो घटना, एक पहली बात तो ये वो घटना रुक गई, प्रिवेंट हो गया, एक प्रिवेंशन हुआ। और गाजी बाबा के कब्र का जो पहली मिट्टी उसी दिन खुदी, वो इसलिए खुदी कि जब इस पाकिस्तानी का हमने इंट्रोगेशन शुरू किया, फिर तो हमने 28 के रात को उसके कफन की पूरी तुरपाई हमने खोल ली। हमें लग गया कि अब हम सही डायरेक्शन में चल रहे हैं। हमें एग्जैक्टली गाजी बाबा मिल ही जाएगा ये तो हम श्योर नहीं थे, बट वी आर मूविंग इन करेक्ट डायरेक्शन। सबसे बड़ी चुनौती थी कि इसको पकड़ लेने की न्यूज़ को रोक के रखना, पर चूंकि पकड़ा गया था और पब्लिक ने भी देख लिया था, बट बेस्ट था कि मोबाइल सिस्टम उस समय नहीं था, कोई कम्युनिकेशन सिस्टम नहीं था, और लीडरशिप चूंकि श्रीनगर थी तो पूरा हड़ताल था। श्रीनगर सिटी में आवागमन बिल्कुल जीरो था, कोई सड़क पे दिखाई नहीं दे रहा था। इंट्रोगेशन हुआ, बड़ा लंबा इंट्रोगेशन चला 28 के रात को, और उस रात को हम लोग जैश-ए मोहम्मद की आर्मरी, जैश-ए मोहम्मद गाजी बाबा, मौलाना मसूद अजहर जिसके सरबराह है, इनकी श्रीनगर की कंप्लीट आर्मरी इसी पाकिस्तानी के हाइड आउट में थी। एक ग्राउंड फ्लोर पे अंडरग्राउंड किचन का कमरा था जिसके अंदर पूरे गोला बारूद असलहे रखे हुए थे। इसी पाकिस्तानी के इंट्रोगेशन के बाद हमने उसको ब्रेक किया और एक म्यूजिक सिस्टम के स्पीकर को हटा के शटर के थ्रू हम नीचे गए, टार जला के पूरा हाइड क्लियर किया, और क्या सामान की रिकवरी हुई। उस रिकवरी को लेके हम चले ही थे कि मकान मालिक को उठा लिया जिसके घर ये रिकवरी हुई थी। और एक किचन भी घर के बाहर कोर्टयार्ड में था अलग से। अच्छा। जैसे घर के अंदर एक किचन होता वो नहीं था, घर के बाहर निकल के एक कमरा था जिसके नीचे ये बना हुआ था। इसमें एक और पाकिस्तानी था लेकिन वो उस रात मिला नहीं हमको। तो मकान मालिक के इंट्रोगेशन के बाद हम पहुंच गए उस कारपेंटर तक जिसने इस तरह के हाइड आउट को डिज़ाइन किया था, और जैश-ए मोहम्मद के बिहाफ पे तमाम ऐसे मुख्तलिफ हाइड आउट उसने साउथ कश्मीर में बनाए हुए थे, इंक्लूडिंग कपल ऑफ हाइड आउट्स इन श्रीनगर सिटी। 28 के रात की रिकवरी और 28/30 के मॉर्निंग में उसको हम अनंतनाग से गिरफ्तार कर लिए।
कारपेंटर को, क्योंकि उसका गांव का पता हमको मिल गया। हमारी बटालियन ऑलरेडी वहाँ थी, तो हमको ट्रैवल करके अनंतनाग जाना नहीं पड़ा। उसी बटालियन को इन्फॉर्म किया और उस बटालियन ने उसको सोए उठा लिया और उसको लेके आ गए 29 के सवेरे। पूरे दिन के इंट्रोगेशन में ही डिड नॉट डाइवल्ज एनीथिंग अच्छा, टिल कि हम इन तीनों को कन्फ्रंट करा दिए शाम को, आपस में। पाकिस्तानी टेररिस्ट, मकान मालिक एंड कारपेंटर। फिर कारपेंटर बोला कि अब हम बता रहे हैं कि हमारा क्या क्या इन्वॉल्वमेंट है। तो कारपेंटर ने अपने हाइड आउट की जो डिटेल्स थी, उन डिटेल्स में कुछ हाइड आउट तो तराल में थी, जो कि हम लोग सेम डे 29 को ही परसू करके उनको अटेंड किए। उसमें में कुछ मिला नहीं, ऑलरेडी डिमोलिश्ड थी। लेकिन श्रीनगर सिटी की जो हाइड आउट थी, उनमें एक हाइड आउट था जो इस कारपेंटर को याद था। उस हाइड आउट को रेड करने का प्लान हमने 29/30 के मॉर्निंग में बनाया। यानी 29 तो दिन भर इंट्रोगेशन चला ही। 28 को प्राइम मिनिस्टर वापस गए श्रीनगर जी। उसी से एक रात पहले ये पाकिस्तानी पकड़ा गया। नहीं, उस दिन पकड़ा गया जिस दिन गए 28 को। इसने ये जैश ए मोहम्मद की आर्मरी तक पहुंचाता है हमें। आर्मरी बनाने वाले कारपेंटर को हम पकड़ते हैं, उस मकान मालिक को भी पकड़ते हैं 29 के सुबह तक, और ये तो पकड़ा गया ही है। फिर इनकी कॉन्फ्रंटेशन से अब हम गाजी बाबा के पास पहुंच रहे हैं। ये 29 के शाम, ये 29 की शाम में। ठीक है, तो उस मकान का हमने शाम को ही रकी कर लिया था। ठीक, वही सिविल गाड़ी हमारी थी, देख करके आ गए थे। हमारी टीम ने खोज खाज लिया कि भाई कहाँ घर है, हमारे एरिया में ही था। हमसे खाली ये डिसीजन लिया कि कब चलना है। आपको थोड़ा सरप्राइजिंग लगा कि एकदम मेरे इलाके में बैठा है? नहीं, मैंने कनेक्ट किया पुराना चीज़। अच्छा, पुराने डॉट्स कनेक्ट हुए तो थोड़ा सा अच्छा लगा कि ये सही तरफ जा रही बात। ठीक, और चूंकि अपना इलाका है तो उसका इन एंड आउट पता था हमको जी, ठीक, पूरे लेआउट मालूम थे। और जो आर्मी के मेजर साहब ने 2 क्लू दिए थे, आईबी ने दिए थे, ये सारी चीज़ें जुड़ती हुई दिखाई दे रही थी कि क्या पता इधर ही हो। अब उसमें ये मिल ही जाएगा, ये हमें श्योरिटी नहीं थी अनटिल अनलेस कि इनकाउंटर वाज कंक्लूडेड। उससे पहले तो खाली कयास था कि इसमें मिल सकता है, लेकिन डिस्काउंट करके भी नहीं चल सकते थे कि नहीं मिलेगा। हुआ भी वही। तो 3:30 का टाइम हमने डिसाइड किया। दोपहर को? नहीं, रात को। ठीक, 29/30 के रात को। और मुझे थोड़ी नींद लग गई थी क्योंकि 4 दिन से हम जगे हुए थे। फिर ट्रुप्स ऑपरेशन एरिया में जहाँ हमको इकट्ठा होना था पहुँच गई थी। वहाँ से फ़ोन आया हमारे ऑफिसर हिमांशु गौड़ का कि सर वी आर रेडी, आप कहाँ हैं? मैंने कहा यार मैं तुरंत भाग रहा हूँ। फिर मैं ऐसे ही बस पाउच वोच लगाया ग्रेनेड के सारे, AK लिया, पिस्टल लिया, फिर मैं अपनी गाड़ी ली, भागा। तो सब लोग तैयार थे। फिर हमने ब्रीफ किया, हमने कहा हम एक बड़ा ही एक ख़तरनाक ऑपरेशन के फॉलोअप में हैं और जैश की ये पहली लीड है और उस ऑर्गेनाइजेशन का डिप्टी चीफ पाकिस्तानी ऑलरेडी हमारे कब्ज़े में है, तो ये इन्फॉर्मेशन गलत हो नहीं सकती। हमने उस कारपेंटर को भी ढूंढ लिया जो उस घर तक ले जाएगा। घर हमारे एरिया में है और उस घर को आप लोग कई बार देख भी चुके हो, रेकी कर चुके हो। शोर नहीं मचाना, बी रेडी फॉर एनी कॉन्सिक्वेंस। डबल कार्डन लगेगा। अच्छा, एक मकान का कार्डन और एक थोड़ा गैप देके सेकंड लेयर कार्डन। ठीक, एनीवे लड़के ब्रीफ हुए। चूँकि हमारे एरिया में था तो थोड़ा हम ओवर कॉन्फिडेंट भी थे। गाड़ी से जाएंगे, हमने कहा नहीं गाड़ी से नहीं जाएंगे, पैदल जाएंगे। लाइट जलेगी, आवाज़ होगी। करीब 3:45 में 10 मिनट पहले हमने घर घेर लिया। घर घेरा तो टॉप से लाइट जली। लाइट जल गई तो बुझ गई टॉप फ्लोर से। एक सिंगल घर था, इट वाज मर्ज्ड विद द सराउंडिंग हाउसेस। चारों तरफ उसकी बाउंड्री वाल थी। बाउंड्री वाल कुछ पार्ट तक थी, कुछ बाउंड्री वाल दूसरे घरों से मर्ज कर रही थी। थोड़ा डिफ़िकल्ट था उसमें करना। तो बाउंड्री वाल के अंदर हम लोग जंप किए, टीम हमारी घुसी, मैं भी अंदर घुसा। और अंदर ऊपर रेड पार्टी में 9 से 10 लोगों को घुसना था जो कि टॉप फ्लोर पे जाने के लिए। ठीक है। तो घेरा 2 लग गया। घेरा के बाद ग्राउंड फ्लोर हमने सर्च किया, कुछ लेडीज़ बच्चे दिखे तो उनको हमने एक रूम में कन्फाइन कर दिया। यही बेसिक ड्रिल होती है, टू कन्फाइन द सिविलियंस। और फर्स्ट फ्लोर पे फिर हमने सर्च किया, कुछ नहीं मिला। फिर जब टॉप फ्लोर पे जब हम घुसे, आई थिंक सेकंड पे भी नहीं मिला, थर्ड पे जब घुसे तो आपके जहाँ हम बैठे हैं इसी साइज़ का कमरा था। ठीक। वॉल टू वॉल कारपेट, कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी सस्पिशियस नहीं थी जिसमें देख के लगा कि कोई आदमी सो रहा है। कोई कांगड़ी नहीं, कोई शाल नहीं, कोई मफलर नहीं, कोई फिरन नहीं, कोई गद्दा कंबल नहीं था, कारपेट्स था। क्योंकि कश्मीरी घरों में कारपेट यूजुअली रहता ही है। वॉल पे हम चारों तरफ देख रहे हैं, कुछ खास ऐसा दिख नहीं रहा है। एक शीशा था तो थोड़ा फ्रस्ट्रेशन भी हुआ कि कहीं गलत घर में तो नहीं आ गए, या कारपेंटर ऐसे तो नहीं फुद्दू बना दिया, हमको बेवकूफ़ बना दिया, ऐसा होता है।
तो कारपेंटर हमारे साथ ही था। सीढ़ियों में, सीढ़ी पतली थी तो सारे लोग फ्लोर पे नहीं आ पाए थे, कुछ लोग सीढ़ियों में भी फंसे थे, उस लाइन में थे। तो हमारे बैचमेट थे सीपी त्रिवेदी, मैंने कहा इसको ऊपर लाओ। लेके आए तो थोड़ा कारपेंटर को हमने वार्म अप किया तो कारपेंटर ने सीधा शीशे पे इंडिकेट किया। शीशे पे उसका इंडिकेट करना कि खौफनाक सा माइंड में ख्याल आया कि ये, और एग्जैक्टली एक रात पहले जो किचन का बेसमेंट हमने ब्रेक किया था, जो कि म्यूजिक सिस्टम के स्पीकर के पीछे शटर से हम घुसे थे, कुछ हमने लिंक किया कि कुछ गड़बड़ है। शीशे की तरफ इंडिकेट करना कि हम आपस में डिस्कस करके कुछ प्लान नहीं आगे बना पाए। सीधे बेनू चंद्रन ने, नीलकमल ने, दोनों ने शीशे पे किक किया, यानी शीशे पे सीधे लात मार दिया। शीशा बड़ा अनयूजुअली बड़ा था, वॉल में फिटेड था। नीचे कुछ परफ्यूम, पाउडर, कंघी, कुछ ड्रेसिंग टेबल के मटेरियल रखे थे। फ्रेम बाकायदा शीशे का था। वो शीशा सिर्फ एक स्क्रीन था उस एंट्री डोर का, जिसके पीछे एक पैरेलल चैम्बर बना हुआ था। और गाजी बाबा और तारिक भाई उसके पीछे बैठे थे और दोनों मॉनिटर पर सीसीटीवी विथ क्लोज नाइट विजन डिवाइस से हमको पूरा देख रहे थे। अब सवाल आता है कि उन्होंने फायर क्यों नहीं किया, जो मैं समझ पाता हूँ इसलिए कि उनको ये नहीं पता था कारपेंटर इनके साथ है। उसको ज़रा भी इल्म होता कि कारपेंटर इनके साथ है तो पहली बात तो उस घर में मिलता नहीं, वो उस घर में नहीं मिलता उस रात। और अगर बाय द वे मिल जाता तो बड़ी पिच लड़ाई होती ऊपर घुसने से पहले ही। और उस रूम में तो हम तो डेथ हाउस में थे ही, हम लोग डेथ के रूम में थे ऑलरेडी। जब ग्लास तोड़ दिया तो जो हमारे और गाजी बाबा के बीच रिएक्शन की एक लेयर थी ना, वो तो टूट गई। राइट। और शीशा तोड़ते ही जो ग्रेनेड की बारिश उसने अंदर से की, मुझे लगता बहुत सारे तो स्टन ग्रेनेड उसने फेंके। स्टन ग्रेनेड में रियल ग्रेनेड जैसी आवाज़ होती है, स्मोक डस्ट वो बहुत होता है। जनरली टेररिस्ट ऐसा करते हैं टू कंफ्यूज द फोर्सेस और भागने के लिए, स्केप के लिए। रास्ता सिर्फ सीढ़ी का था। तो ग्रेनेड से शुरू की जो हमारी टीम थी, सुपरफिशियल इंजरी लगभग सबको हो गई एक्सेप्ट मी। तो उनको छोड़ना पड़ा। मेरे दोनों ऑपरेटर भी छोड़ दिए जगह। मानिकनाथ, हेमचंद जोशी, 2 ऑपरेटर थे, वो निकलना पड़ा। नीलकमल के हाथ में गोली लग गई, चेस्ट में गोली लग गई, उसको हटना पड़ा। राजेश भदौरिया, ओमवीर, कुलदीप, इनको भी ग्रेनेड की इंजरी हो गई। लास्ट में हम 3 लोग बचे। बलवीर जो मेरा बॉडीगार्ड, उसको पूरा बस्ट लगा, वो गिर गया, ही सफर्ड कैजुअलिटी, वो शहीद हो गया। 3 हम थे खाली। तो 3 में भी हम 2 लोग फायर लाइन के अपोजिट हो गए अक्रॉस, मैं इस पार। और मैं इस सारे रिएक्शन, काउंटर रिएक्शन में आई फायर टू दी हाइड आउट। हाइड पे मैंने जो फायर किया, मैं एकदम झुका हुआ था, नीलिंग पोजीशन में था, क्योंकि इतने ग्रेनेड चले कि कुछ समझ नहीं आ रहा था करें क्या। और ये सब फ्रिक्शन में हुआ, कोई लंबा टाइम नहीं लगा, मिनट्स, फ्यू मिनट्स, 3 मिनट 4 मिनट ले लीजिए। तो मैं हाफ मैगजीन फायर कर पाया था। एंड आई सा ब्लू, कोई ब्लू कपड़े में एक लटका हुआ आदमी, हाफ लटका हुआ हाइट के बाहर, क्योंकि जो शीशे का एंट्री था वो नीचे से 6 इंच 1 फुट ऊपर था। तो वो लटका हुआ और इधर मेरा हाथ लटक गया, क्योंकि कंप्लीट बस्ट मेरे हाथ पे आया। ग्रेनेड का, राइफल का, पहले राइफल। तो ये पूरा राइफल का ग्रेनेड लगा, राइफल का फायर लगा। और हाथ का सेंसेशन खत्म हो गया, राइट हैंड का, लेफ्ट ठीक था। फिर एक ग्रेनेड तारिक ने डाला, उसका जो बॉडीगार्ड है, क्योंकि ये तो मर चुका था, जो पहला आदमी था, गाजी बाबा। हाँ, बाद में हमें पता लगा वो गाजी बाबा है, उसमें तो पता ही नहीं लगा। बट आपके फायर पे एग्जैक्टली जो पहला रिएक्शन मेरा हुआ, आपकी आधी मैगजीन, क्योंकि 6 लोग तो छोड़ चुके थे। अब जो वो जूते पर आके हाल्ट किया ग्रेनेड, मैंने ब्लैक शू पहना था, स्पंजी काफ़ी, जो फोर्स के लोग पहनते हैं जी। अब मुझे एक ख्याल आया कि ये ग्रेनेड अगर फटा तो इस ग्रेनेड के ब्लास्ट से मैं मारा जाऊंगा। तो मैंने अपनी राइफ़ल को बाएं हाथ में लिया विदाउट नोइंग कि राइफ़ल डैमेज हो चुकी है, और मैं सीढ़ी में रोल कर गया। इस दौरान वो ग्रेनेड फटा और उसका एक स्प्लिंटर मेरे एक फिंगर में लगा था। लेकिन उससे पहले बुलेट शॉट्स की इतनी इंजरी हो गई, मुझे इल्म नहीं हुआ, खाली हाथ का हुआ, और मेरे 2 कलीग अंदर रह गए। तब तक राशिद भाई जंप किया, एक तो मर चुका था, एक जो जंप किया वो नीचे टेरेस पे मारा गया। ही वॉज राशिद भाई। अब मेरे साथ सिचुएशन ये है कि मैं अंदर बलवीर को गिरते देखा, एक बॉडी देखा,
जो जंप किया गया मुझे उस समय नहीं पता लगा, मुझे बाद में पता लगा। 2 लोग अंदर हैं और कितने टेररिस्ट हैं इसका कोई इल्म नहीं। इनकाउंटर कब तक चलेगा कुछ नहीं पता। मुझे कितनी गोली लगी इसका मुझे कोई ज्ञान नहीं। तो मैं सीढ़ियाँ पकड़ के, मैं होश में था, आई वॉज वॉकिंग, आई वॉज टॉकिंग। सीढ़ी पकड़ के मैं आया 2nd फ्लोर, फिर 1st फ्लोर, फिर नीचे से आवाज़ आई किसी लड़के की कि साहब जी बाकी इवैक्यूएट कर दिया हमने, आप थोड़ा नीचे आओ, हम आपको सहारा देते हैं। तो उसने मुझको सहारा दिया, राइफ़ल मेरे हाथ में थी। फिर मैंने नीचे जो मेरा ऑफिसर हिमांशु गौड़ था उसको बोला कि अंदर टेररिस्ट हैं, कितने हैं मुझे पता नहीं, बीनू त्रिवेदी अभी निकल नहीं पाए हैं, एक को गोली लग गई है। और मैंने कहा मुझे गोली लगी है और बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप का इंतजाम करो, घर छोड़ के नहीं जाना, मकान को घेर के रखना, क्या है आगे मुझे पता नहीं है। तो उसने बोला सर जिनको छोटी मोटी ग्रेनेड इंजरी हो मैंने इवैक्यूएट कर दिए, मैं ही हूँ, आप अस्पताल पहले पहुँचो। तो एक जिप्सी बैग करके आई, मुझे डाला, बैठा मैं, और सीधे उसी SMHS हॉस्पिटल जिसका मैंने चर्चा किया, इट वॉज राइट इनसाइड आवर टेरिटरी, जहाँ हमारे को वो ग्रेनेड मॉड्यूल का एक कमांडर मिला था। ठीक, वहाँ पहुँचने के बाद डॉक्टर्स मुझे इमरजेंसी में ले गए, बॉडी एग्जामिन किया तो उन्होंने बोला कि भाई आपके शरीर पर तो 7-8 गोलियाँ लगी हैं और हमें उसकी चिंता की बात नहीं, एक पेट में ग्लूटल रीजन में गोली है एंड हेमरेज है इंटेस्टाइन में, हमें एक्सप्लोरेटरी लेप्रोटोमी करनी पड़ेगी, हमको एब्डामेन खोलना पड़ेगा। तब मुझे पता लगा कि पेट में गोली लगी है, तब तक तो पता नहीं लगा था। तो मुझे याद है मैंने बोला कि नहीं मैं यहाँ ऑपरेट नहीं कराऊंगा, उसको मिलिट्री हॉस्पिटल भेजो। तो मेरी एम्बुलेंस आ गई थी ऑलरेडी, मेरा ASI फार्मासिस्ट विल्सन ही वाज स्टैंडिंग देयर, मेरे एडजुटेंट वहाँ आ गए थे, क्योंकि बहुत ही डाउनटाउन का छोटा एरिया है, आग के तरह से इनकाउंटर की खबर वायरलेस सेट पे पहुँच चुकी थी, पुलिस अमला भी आ गया था। सीधे मुझे 92 बेस हॉस्पिटल 15 कोर हेडक्वार्टर चिनार कोर में ले जाया गया अंदर। OT तैयार थी, डॉक्टर रेडी थे, इट वॉज आई थिंक इट वॉज 5 o'clock, मुझे अंदर डाला। उसके बाद मुझे कुछ पता नहीं, सीधे 11 बजे मैं इंटेंसिव केयर यूनिट में एनेस्थीसिया से रिवर्ट हुआ। रिवर्ट होने के बाद मैं सामने देखा 15 कोर कमांडर जनरल निर्भय शर्मा, उनकी लेडी वाइफ, मेरी वाइफ, डायरेक्टर जनरल BSF स्टैंडिंग देयर, एंड वो अपना एक मैसेज कन्वे कर रहे थे। फिर मुझे जब उन्होंने देखा तो बोला कि वी आर वेरी सॉरी, आप बहुत बैडली इंजर्ड हो, हम लोगों ने डॉक्टर से बात की है, वी आर वेरी श्योर कि यू विल बी सेव्ड एंड कांग्रेचुलेशंस फॉर व्हाट, मुझे तो समझ आया नहीं तब। तो उन्होंने बोला कि यू मेड प्राउड टू ऑल ऑफ अस गाजीबाबाज हिस्ट्री एंड ही इज किल्ड इन दिस ऑपरेशन। तो एक बड़ा कुछ देर ठहरने वाला खबर था, ये लग नहीं रहा था इस पर क्या रिएक्ट करें। लेकिन जो मन में एक शंका होती है ना पाप की, यानी बुरे ख्याल, तो मैंने बोला नहीं अंदर जो 2 कोलीग हैं उनका क्या हुआ। वो बोले बोथ आर सेव्ड। बलबीर तो शहीद हो चुका था। मैंने कहा अच्छा वो कहाँ है? बोले एक बोन एंड जॉइंट हॉस्पिटल बरजुला में एडमिट है और एक यहीं एडमिट है जहाँ तुम हो, बट बोथ आर आउट ऑफ डेंजर। ठीक है, इतना कहा फिर वो चले गए और मैं अंदर ICU में अकेले सोच रहा हूँ। तो मुझे लगा मेरा हाथ काट दिया है। तो मैं लेटे लेटे थोड़ा दाहिने ऐसे मुड़ा तो देखा नहीं, हाथ फिक्सेटर लगा है, 2 बाहर ओपन खुले रॉड लगे हैं, स्क्रू लगा है, नट बोल्ट से हाथ को फिक्स कर दिया है, बैंडेज लगा है, कैथेटर लगा है, ब्लड जो भी इंट्रावेनस, इधर कुछ खींचा तो लगा नहीं, इधर सिलाई है चेस्ट की तरफ, क्योंकि जो गोली यहाँ पर आई वो उसने डायरेक्टर जनरल स्टील प्लेटेड इंसिग्निया को हिट करके और वो डिफ्लेक्ट होके फ्लैश वाले पार्ट में क्रॉस करके निकल गई थी। तो यहाँ कुछ टांके लगे थे, दाहिने पैर में टांके लगे थे, पेट पूरा सिला हुआ, पेट खोल दिया था उन्होंने, स्टिचेस करके टेप लगा हुआ, और उन्होंने एक्सटर्नल ड्रेन पाइप लगा रखी थी, जो भी था। तो ट्रोमा में था मैं। फिर धीरे धीरे एक दिन गुजरा, उसके बाद जैश ए मोहम्मद का बैकलैश शुरू हुआ। जितनी कन्वाई जम्मू से श्रीनगर आ रही है, सब पे अटैक, कहीं कोई फायर, कहीं कुछ, क्योंकि गाजी बाबा के मरने के खबर के बाद तो जैश एकदम पागल हो गया था। फिर उधर इनकाउंटर में क्या हुआ कि मेरे इवैक्यूएशन के बाद ये दोनों अफसर इवैक्यूएट हो गए, तब तक सवेरा हो गया था। जो डेड बॉडी अंदर से निकली, गाजी बाबा की आइडेंटिटी इस्टेब्लिश हुई,
उसके हाइड के अंदर एक एल्बम मिला। उस एल्बम में गाजी बाबा की बड़ी विचित्र विचित्र फ़ोटो, कंप्लीट जैश के बहुत सारे काडर की फ़ोटो, जंगल पहाड़ की फ़ोटो, वेपन की फ़ोटो, उसके बीवी की फ़ोटो, उसके बच्चे की फ़ोटो, सब उस एल्बम का पार्ट था। और उसके जेब में एक आईडी कार्ड मिला जैश मोहम्मद का। गाजी बाबा ताहिर नदीम राना, बाप का नाम तालिब राना, चिरचिल पाटनी, पंजाब पाकिस्तान, जिहादी, कोड नेम जिहादी। और उसके आई कार्ड के पीछे, नहीं आई कार्ड ये था, फिर एक छोटा लेमिनेटेड कार्ड था जेब में, जिसमें उसके वाइफ की फ़ोटो सामने, पीछे बच्चे की फ़ोटो। अब बड़ा इंटरेस्टिंग है कि वो वाइफ लोकल वाइफ थी, कश्मीरी, सफ़ापुरा की थी। पाकिस्तान की वाइफ अलग थी। अच्छा। और आउट ऑफ दिस वेडलॉक जो बच्चा पैदा हुआ था उसकी फ़ोटो पीछे थी। और जब हम उस घर की तलाशी ग्राउंड फ्लोर पे लेके सीढ़ी से ऊपर चढ़ रहे थे तो लेडी उतर रही थी बच्चा लेके उसी सीढ़ी से। बट तब हमें नहीं पता लगा ये उसकी वाइफ है, क्योंकि उसकी कोई बीवी भी है, उसके साथ एक बच्चा भी है, इसका तो कोई किसी को सूचना नहीं था। और वह लेडी उसकी वाइफ है और ये बच्चा उसका है, उसके एल्बम और फोटो से पता लगा। क्योंकि सेम लेडी एक फटी कॉम्बैट यूनिफॉर्म में उसने एक फ़ोटो खिंचा रखा था, जिसपे तालिबानी टोपी थी और साइड में पिस्टल लगी और हाथ में AK-47। सेम लेडी बिल्कुल कॉम्बैट ड्रेस में थी। और जो उसने लेमिनेट करा रखा था उसमें सलवार सूट में थी। तो ये आइडेंटिटी फिर उससे क्लियर हुई। फिर अंदर दाढ़ी, मूछ नकली, भेष बदलने का सामान, हिज़्ब की जैकेट, गोला बारूद तौलने का माइक्रो तराजू, उसके बाद अमोनियम नाइट्रेट से लेके RDX और रॉकेट लॉन्चर, बहुत सारा गोला बारूद मिला। और क्लोज सर्किट टीवी विथ नाइट विजन डिवाइस भी मिला अंदर से। ये आफ्टर मतलब फॉलो अप है सवेरे का। तो अब उसकी आइडेंटिटी तो याद है कि जब वो अंदर सीज में था तो उसने वायरलेस सेट पे कम्युनिकेट कर दिया था मास्टर चार्ली को, MC होता है सर, माइक चार्ली, जिसको कहते हैं मास्टर कंट्रोल पाकिस्तान, कि मैं अंडर सीज हूँ, जिसको कि एजेंसीज ने ट्रैक भी किया था। उसके बाद जो उसने जी न्यूज़ में इंटरव्यू दिया था जनवरी 2001 में, वो रिपोर्टर जिसने इंटरव्यू ली थी कैमरा के सामने, उनको बुला के पहचान हुई। तब तक जैश का इंटरसेप्शन भी आ गया और जो पाकिस्तानी जिंदा हमारे पास ऑलरेडी कैप्टिविटी में उसने था, भी बोल लिया, उसने पहचान कर ली। तो ये सारी चीज़ें, तब जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ दिन में कोई 12-1 बजे, जिसमें BSF ने ऑफिशियली डिक्लेयर किया कि गाजी बाबा को हमने मार दिया। फिर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर अडवाणी जी का बयान आया और फिर ये सक्सेस स्टोरी के बाद इस पर इतनी चर्चा हुई। और करीब जा कर के मतलब 1971 वार के बाद 12 गैलेंट्री अवार्ड तो किसी ऑपरेशन में मिला नहीं था। इसको बड़ा गवर्नमेंट ने उस समय रिकॉग्नाइज़ किया, 2 डिफेंस गैलेंट्री अवार्ड दिया। शहीद बलबीर सिंह को शौर्य चक्र, मुझे उन्होंने कीर्ति चक्र से सम्मानित किया। दैट टाइम आई वाज 3rd वन इन द BSF। लाइव तो अकेला ही हूँ मैं, तब भी अब भी। और 10 लोगों को प्रेसिडेंट पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री। अब मीडिया, पब्लिक डोमेन, बहुत सारे सोशल मीडिया का टाइम नहीं था कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा उस समय कहीं लिखी और पढ़ी नहीं गई। और कालांतर में जाके कोई 2016, 17, 18 के बाद किसी ने ये सक्सेस को ट्रेस किया, इस पे स्टोरी बिल्टअप की। फिर मिनिस्ट्री से ऑर्डर हुआ 2019 में गृह मंत्रालय से, और ले दे करके इस पे एक उन्होंने एक फिल्म भी बनाई 2024 में। हाँ सर, हाँ 2025 में रिलीज हुई सर। बट सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस ऑपरेशन की तो खैर काफ़ी हाईलाइट करा गया है और आपने डिटेल में इसके बारे में बात भी करी है, बट इसका बिल्डअप और इससे पहले के एक्सपीरियंसेस ये किसी को नहीं पता थे। मुझे लगता है आपने जो हमारे को, जो हमें टूर दिया है उस प्लेस और उस टाइम का, हाँ मतलब इट वाज नॉट इजी टू रीच आउट। ये इजी नहीं था रीच आउट। और मुझे लगता है कि डायरेक्टली आप प्लान करके उसको हमारे यहाँ पकड़ भी नहीं पाते अगर जैश के टोटल ऑपरेशनल नेटवर्क को आप खुद जी नहीं रहे होते। जैश के ऑपरेशनल नेटवर्क को हम लोगों ने फिजिकली जिया 2000 से लेकर टिल किलिंग ऑफ गाजी बाबा। और उसका मारा जाना इतना बड़ा जैश के लिए सेटबैक था कि फॉर 13 years जैश वाज साइलेंट इन वैली till they re-emerged on 2nd of January 2016 at पठानकोट एयरबेस अटैक। 2 जनवरी 2016 पठानकोट एयरबेस अटैक उनका अगला अटैक था। उसके बाद जो शुरू हुई इट इज़ कंटिन्यूइंग इन 2025। जी सर। बट वो 13 साल का फेज़
गाजी बाबा के साइलेंस का फेज रहा, क्योंकि वैसी पैरेलल लीडरशिप जैस दोबारा वहाँ खड़ा नहीं कर पाई। नहीं, हाँ, अब वो टाइम बदल गया। उसके लिए सर वी हैव टू थैंक यू एंड टू ऑनर यू एंड टू साल ऑर्गेनाइजेशन, BSF कोलीग्स, शहीद, टीम वर्क है। टीम इतनी मोटिवेटेड थी कि वो कई बार होता था कि हम आग में घुस रहे हैं तो हमारे से पहले 2-4 लड़के पहले खड़े होते थे। उनको ही लगता था ये खुद ही घुस रहा है तो हमें क्यों नहीं घुसे। एक चीज़ देखा कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में, BSF जैसी ऑर्गेनाइजेशन में, अगर आप इफ़ यू लीड फ्रॉम फ्रंट, अगर आप आग में घुसने के लिए खड़े हैं, यू आर सेटिंग पर्सनल एग्जाम्पल्स, तो यू विल फाइंड मेनी पीपल इन क्यू कि आपसे पहले वो घुस जाएं, लेकिन वो भी आपको जज करते हैं। अगर उन्हें लगा नहीं आप कदम पीछे खींच रहे हैं, प्रो एक्टिविटी में कुछ डेफिशिएंसी है, फिर नहीं, तो वो भी बड़ा साइलेंटली पीछे ले लेते हैं। कहते नहीं भाई ये अफसर, ये लीडरशिप यहीं तक सोच रही, इसके बियॉन्ड सोच नहीं रही है। हम लोग तो जान देने लायक नहीं। हाँ, हम तो बड़ा मायूसी का दिन मनाते थे जिस दिन इनकाउंटर नहीं होता था। अच्छा, कई बार बैठ करके फ्रस्ट्रेट होकर मेस में बैठते थे कि यार लेट अस हैव ए ड्रिंक, इस सारों में, इस दुख में कि यार 14 दिन हो गए इनकाउंटर नहीं हुआ, कोई टेररिस्ट नहीं पकड़ा गया, यार हम कर क्या रहे हैं, फॉर व्हाट वी आर हियर। यानी ऐसे लगता था जैसे पूरी ठेकेदारी हमारे पास ही हो, पागलों की तरह से लगे हैं सुबह से शाम तक, रात तक। ओनरशिप लिया सर, ओनरशिप बहुत ज़्यादा था, दिल और दिमाग दोनों में दूसरे का। अच्छा, दूसरा देखा ना कि आप जैसे, सीधी बात है, मार्केट है, आटा चक्की है, बहुत सारे इस्टेब्लिशमेंट हैं जो जल्दी डिस्पोज करके दे देता है, आप उसी के पास जाते भी हो, ठीक बात, कह रहे यार इसका डिलीवरी बड़ा फास्ट है, ये वाला पकड़ो, तो हमारे पास इन्फॉर्मेशन भी खूब आती थी। मेनी टाइम JNK पुलिस यूज टू शेयर इन्फॉर्मेशन कि भाई इनको दे दो, चल पड़ेंगे ये। और कभी हम खाली हाथ भी आते थे, बहुत बार सेटबैक भी होता था, एक आध दवा बेवकूफ़ भी बनते थे, बट फैक्टर ऑफ प्रोबेबिलिटी इसीलिए हाई था कि हमारा अटेंड करने का रेशियो बहुत हाई था। मतलब बेवकूफ़, कोई नॉर्मल खबरी, कोई सूचना देने वाला, सिविल सोर्स, लेडीज से, पुलिस से, कहीं से कोई इन्फॉर्मेशन आई, और बहुत सारा तो हम डेटा चर्न करते थे, खुद ही लगे रहते थे हम लोग, सिविल कपड़े में लगे रहते थे। और ये तब की बात है सर जब ये AI नहीं, कोई कुछ नहीं था, कुछ नहीं, आपने हमारे पास तो कुछ भी नहीं, वायरलेस सेट के अलावा कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी। कंप्यूटर तब जस्ट डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, जो खाली टाइपिंग का काम करता था। www था ही नहीं, मोबाइल था ही नहीं, खाली ह्यूमन कांटेक्ट। और होलिया, उसका नाक टेढ़ा, होठ लटका हुआ, दाहिना कंधा झुका के चलता है, लंबाई करीब 6 फीट 2 इंच है, और जो जूता पहनता है उसके आगे स्टील है ऊपर का, यानी नीचे से ऊपर तक का जो उसका एक इंसान का खाका बनता है ना, उसकी 10-5 डिटेल होती थी, उसी पे काम हो जाता था। क्योंकि कितना छुपाएगा आदमी, आप बहुत ज़्यादा वेरिएबिलिटी नहीं था ना, ठीक बात, वेरिएशन नहीं था। ठीक बात है। तो दीज वर द बेसिक थिंग्स which became the stepping stone for the success in Kashmir in those days. आज सिचुएशन तो डिफरेंट है। सर थैंक यू फॉर ऑल दिस डिटेल, बट एपिटाइट तो अभी भी नहीं भरा है। आपके साथ एक और पार्ट करना कुछ और, हाँ, कुछ और पार्ट भी खाया जाएगा, जरूर करना चाहूँगा। बट सर थैंक यू फॉर ऑल द डिटेल्स यू हैव शेयर्ड, इन द डिटेल्स इन विच यू हैव शेयर्ड देम, एंड जो आप हमको, जैसे कि मैं कह ही रहा था, जो आप टूर करा पाए हमें, ना कि सिर्फ आपके ऑपरेशंस के बारे में, आपकी खुद की स्टोरी टेलिंग और आपकी खुद के वो एक्सपीरियंसेस, इन दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत मुश्किल है, मिलता नहीं है। थैंक यू सो मच। लेकिन आपका रिसर्च वर्क और आपका ये जानने की एपेटाइट भी बहुत अप्रिशिएबल है कि आपने काफ़ी होमवर्क किया है। मुझ जैसे लाखों हैं, लाखों लोग, लाखों जो सुनना चाहेंगे ये। इससे पहले मैंने सुना आप बहुत डिटेल में जाते हैं सर, होमवर्क करके आते हैं जी, और तब बात करने का मज़ा भी आता है। और इस फील्ड में आप आए और आपने नेशनल सिक्योरिटी रिलेटेड, खास करके ऑपरेशनल नुआंसेस को कन्वर्सेशन के ज़रिए आम जनरेशन, हमारी इस जनरेशन तक पहुंचाने का आप काम कर रहे हैं। इट्स अ ग्रेट कंट्रीब्यूशन सर, ये तो आई कॉम्प्लीमेंट यू। थैंक यू सर। ये तो मुझे लगता है कुछ भी नहीं है, इट इज़ द एब्सोल्यूट बेयर मिनिमम दैट आई शुड डू, कि अगर मैं आप जैसे इंसान के साथ में बैठा हूँ तो अपनी तैयारी करके आऊँ, ये तो मेरा बेयर मिनिमम कंट्रीब्यूशन है सर। इट इनकरेजेस। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।